नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं कवि, लेखक, आलोचक संजुल शर्मा जी के साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से। हम लोग बातचीत कर रहे हैं मुक्तिबोध को लेकर, रामविलास शर्मा को लेकर, नामवर सिंह को लेकर के, और आलोचना में जिस तरह से एक दूसरे को लेकर कहा गया है, कहीं कहीं खंडन किया गया है, मंडन किया गया है, उसी सिलसिले में संजुल शर्मा जी ने भी एक तरह से शोध पत्र रामविलास शर्मा पर उन्होंने एक तरह से शोध किया है। राम पीएचडी की है रामविलास शर्मा जी को लेकर के। और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि मुक्तिबोध को लेकर के थोड़ा सा रामविलास शर्मा जी ज्यादा अतिवाद हो गए थे, और विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने भी इसको कहीं न कहीं स्वीकार किया है कि निराला जी को ऊपर थोड़ा सा उठाने में या थोड़ा सा उनके लिए अलग जगह बनाने में चूंकि चुनौती थी। रामविलास शर्मा बहुत करीबी अपने आप को मानते थे निराला जी के साथ, वो नजदीकी थी भी बहुत। 30 के दशक से ही निराला जी और रामविलास शर्मा अगल बगल में लखनऊ में रहते थे, और तमाम जगहों पर लखनऊ के विभिन्न इलाके में साथ साथ रहने का दोनों का मौका मिला था। और निराला निराला जी का उस समय नाम भी काफी हो गया था। तो उसमें जो जी कहीं न कहीं, हालांकि तार सप्तक में रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध भी साथ साथ छपे थे कवि के रूप जी में। बिल्कुल। कवि रूप जो है वो रामविलास शर्मा का एकदम शिथिल हो गया, और आलोचना रूप उनका जो है, हालांकि उनकी कविता छायावादी कविता ही थी। उनकी कविता जब देखने को जी मिलती है तो वो बिल्कुल बिल्कुल। छायावादी जी कविता ही है। जो शुरुआती दिनों में जो मुक्तिबोध की भी कविता थी छायावादी, बिल्कुल। बाद में जी मुक्तिबोध ने भी अपने आप को बहुत परिवर्तित किया, और गहन अध्ययन करके थोड़ा सा दार्शनिक पृष्ठभूमि अपने लेखन में उन्होंने तैयार की। तो आप अब किस रूप में, मैंने अपने शोध में, और जिस तरह से आपकी जो समीक्षा दृष्टि है खास करके मुक्तिबोध है के मामले में रामविलास शर्मा का जो अतिवाद है, आप किस रूप में देखते हैं उसको? जी। देखिए, रामविलास शर्मा ने जो किताब लिखी है नई कविता और अस्तित्ववाद, उसका जो प्रकाशन हुआ है, तो वो देखें तो प्रकाशन हुआ है 1900। प्रथम संस्करण जो छपा है वो 1977 में छपा है। उसमें जो भूमिका लिखी है उसमें 1977 की भूमिका है। फिर उसका दूसरा संस्करण छपा है 1986 में, 10 साल के बाद समझ लीजिए। तो उन्होंने जो किताब लिखी है नई कविता, कल मैंने एक बात थोड़ी सी गड़बड़ कह दी थी, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। कल मैंने विजय देव नारायण शाही से के बारे में लिखा था कि नई कविता के प्रतिमान, जबकि वो किताब है लक्ष्मीकांत वर्मा की किताब है। नई कविता जो पत्रिका है उसके संपादक विजय देव नारायण शाही के रहे हैं, सह संपादक रहे हैं जगदीश गुप्त के साथ। नई कविता एक पत्रिका निकलती थी, तो वो मैं सुधार कर लेना चाहता हूँ कि विजय देव नारायण शाही ने नहीं किताब लिखी। वो नई कविता के प्रतिमान जो है वो किताब मूल रूप से लक्ष्मीकांत वर्मा की है ना। इसका इसका खैर, जिक्र भी नई कविता और अस्तित्व में रामविलास शर्मा ने खूब किया है, किया बखूबी है ढंग किया से है किया है। हाँ, लक्ष्मीकांत वर्मा का नाम लिया है, किया है उन्होंने, उसका उल्लेख भी किया है। और नई कविता नाम से पत्रिका निकलती थी जिसमें दो संपादक थे, जगदीश गुप्त और विजय देव नारायण शाही। विजय नारायण शाही सह संपादक रहे हैं और जगदीश गुप्त प्रमुख संपादक रहे हैं। खैर, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इनके इनके संदर्भ में नई कविता और अस्तित्ववाद। इससे संबंध में मैंने क्या है, एक पूरा अध्याय मुक्तिबोध पर लिखा है, और उनके मुक्तिबोध के संबंध में जो बातें हैं उसको उन्होंने, मैंने जिस जिस ढंग से लिखा है उन्हीं के निबंधों का विश्लेषण करते हुए ही मैंने उस पर अपनी बात कही है। तो कवि मुक्तिबोध को लेकर वर्तमान संदर्भ में उनके विचार जो है काफी विवादास्पद रहे हैं, ये तो है। और उन्होंने प्रमुख प्रगतिशील आलोचकों ने भी इसके विश्लेषण से अपनी असहमति व्यक्त की है उस जमाने में। तो मैं यहाँ पर उनका शुरू करता हूँ कि पहला जो मैंने अध्याय लिया है वो आत्मसंघर्ष का है। तो आत्मसंघर्ष की जो बात उन्होंने लिखी है, तो उसमें मुक्तिबोध की कविता में, उनकी कविता का जो आत्मसंघर्ष है उनको उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों से वो मुक्तिबोध की कविता के आत्मसंघर्ष को देखते हैं, है ना। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है नई कविता और शीत युद्ध, जो उनके ही कोटेशन उसमें डले हुए हैं। छायावाद और मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और मुक्तिबोध, काव्य नायक और मुक्तिबोध। काव्य नायक और मुक्तिबोध में वो अंधेरे हुए कविता की व्याख्या करते हैं। तो नई कविता और शीत युद्ध के संबंध में वे विचार करते हुए मुक्तिबोध के संबंध में जो बातें कहते हैं,
तो डॉक्टर शर्मा मुक्तिबोध के संबंध में बातें करते हुए कहते हैं कि कवि उनके निबंधों का उल्लेख करते हुए मतलब मुक्तिबोध के निबंधों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मुक्तिबोध के काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया निबंधन से उनकी पंक्तियों को इस तरह उद्धृत करते हैं ये डॉक्टर शर्मा कि मुक्तिबोध उसी निबंध में कहते हैं कि प्रगतिवाद ने मनुष्य जीवन का केवल राजनीतिक पक्ष उठाया है, उसने संपूर्ण मनुष्य को अपना काव्य विषय नहीं बनाया। इस प्रकार नई कविता एकांगी हो जाती है तो उसके लिए एक कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा। ये बात उन्होंने प्रगतिवाद के विरोध में कही है। इसलिए वो कहते हैं कि नई कविता एकांगी नहीं होना चाहिए जिस तरह की एकांगी प्रगतिवाद था। तो प्रगतिवाद पर वो सवाल उठाते हैं कौन? मुक्तिबोध, और उसको यहाँ वो कोट करते हैं। यहाँ वो प्रगतिवाद से भिन्न उसके विरोध में नई कविता का आंदोलन प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि प्रगतिवाद के विरुद्ध जो है वो नई कविता का आंदोलन प्रस्तुत करते हैं क्योंकि प्रगतिवाद एकांगी था, ऐसा वो मुक्तिबोध कह रहे हैं उनका कोटेशन देते हुए। डॉक्टर शर्मा आगे लिखते हैं कि यदि प्रगतिवाद एकांगी, उसका जवाब जो दे रहे हैं डॉक्टर शर्मा कि मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद को एकांगी आंदोलन कहा है, तो उसका जवाब शर्मा ये देते हैं कि यदि प्रगतिवाद एकांगी था तो उसका एकांगी मन दूर करके उसके सर्वांगीण बनाया जा सकता था। पर मुक्तिबोध ना तो राजनीतिक कविताएं लिखने के विरोधी थे, न प्रगतिवाद को वास्तव में राजनीतिक कविताओं तक सीमित समझते थे। तो समीक्षा की समस्या निबंध में उन्होंने लिखा है कि प्रगतिवादियों के व्यवहार द्वारा यह सूचित होता है कि वे मुक्ति संघर्ष, राष्ट्र प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रगतिवादी यथार्थ, आलोचना भावना, आशा, उत्साह तथा तत्सम्मान अन्य भावों को प्रगतिशील समझते हैं। प्रगतिवादियों के व्यवहार द्वारा यह सूचित होता है कि वे मुक्ति संघर्ष, प्रगतिवादियों के आंदोलन में समझते हैं, जैसा कि समीक्षा की समस्या निबंध में उन्होंने लिखा है पृष्ठ 127 में कि प्रगतिवादियों के व्यवहार से यह सूचित होता है कि वे मुक्ति संघर्ष, राष्ट्र प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रगतिवादी यथार्थ, आलोचना भावना, आशा, उत्साह तथा अन्य भावों को प्रगतिशील समझते हैं। कि प्रगतिवादियों का आग्रह केवल राजनीतिक कविताओं लिखने का नहीं था। ये वो उनके कोटेशन दे करके रामविलास शर्मा कह रहे हैं। तो शर्मा ने जिन उदाहरणों को सामने रखा है, डॉक्टर शर्मा रामविलास जी ने, मुझे लगता है कि उससे बहुत सी बातें छूट जाती हैं, या यूं कहें कि प्रगतिवाद के प्रति मुक्तिबोध की जो शिकायतें हैं वे सभी सामने नहीं आ पाती। यदि डॉक्टर शर्मा जिन पंक्तियों को लिया है, यदि इस प्रसंग को थोड़ा सा और विस्तार से प्रस्तुत करें तो शायद उनकी अधिकतर मुख्य शिकायतें जो उन्हें थी स्पष्टता सामने आ जाएंगी और बात खुल सकेगी। मुक्तिबोध अपने समीक्षा की समस्याएं निबंध में लिखते हैं कि किसी भी जमाने में, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, किसी भी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी। किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने इसकी खूब उपेक्षा की। प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने इसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वो अपना विरोधी भी है। जो काव्य के अपने माने हुए ढांचे में जमा हुआ नहीं है वह गलत है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों के मानव यथार्थ के दूरी चौड़े फासले सूचित करता है, और इन फासलों के कारण ही साहित्य के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है जो साहित्य विकास के अनुकूल नहीं कहा जा सकता, जिसकी अपन चर्चा भी कर रहे हैं कि कोई बना बनाया ढांचा यदि आपने तैयार कर लिया है प्रगतिवाद का, तो वही उसी ढांचे में आप बने रहिए। उससे यदि बाहर निकल रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति हो तो उसका विरोधी, जिसमें अपने शंभुनाथ की समीक्षा के बारे में भी अपने बात कही थी कि जो काव्य के अपने बने माने हुए ढांचे में जमा हुआ नहीं है वो गलत भी है, सुंदर नहीं है, प्रतिक्रियावादी है। इस प्रकार की सोच विचार समीक्षकों को मानव यथार्थ की दूरी और लंबे छोड़े फासले सूचित करता है, और इन फासलों के कारण ही साहित्य क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है जो साहित्य के विकास के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती। प्रगतिवादियों के व्यवहार द्वारा यह सूचित होता है कि वे मुक्ति संघर्ष, राष्ट्र प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य, नारी सौंदर्य, प्रगतिवादी यथार्थ, आलोचना भावना, आशा, उत्साह तथा अन्य भावों को प्रगतिशील समझते हैं, किंतु शेष संभावनाओं जैसे भयानक ग्लानि, निराशा, अनाशा, वैफल्य, इस श्रेणी को अन्य भावनाएं प्रगतिवादी प्रतिक्रियावादी हैं। यह इनकी प्रगतियां या इनकी पसंदगियों से, उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत के ढंग से और उनके संपादकियों से अथवा लेखों से सूचित होता है कि इस प्रकार लगता है कि मानो वे एक योजनाबद्ध विभाजीकरण कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। कोई भी भावना न अपने आप में प्रतिक्रियावादी है न प्रगतिशील, वह वास्तविक जीवन संबंधों से युक्त होकर ही उचित या अनुचित, संगत या असंगत सिद्ध हो सकती है। किसी भी भावना के जीवन संबंधों को देखना आवश्यक है। घृणा यदि उचित के प्रति है तो वह घृण्य स्वयं है,
यदि वह अनुचित के प्रति है तो वह प्रशंसनीय है। उसी प्रकार वैफल्य और निराशा किन जीवन संबंधों के आधार पर है, उस निराशा की जन्मभूमि जो मानव जीवन है उसको ध्यान में रखकर उसका विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा सकता है, ये वो कह रहे हैं। इसी के आगे मुक्तिबोध की जो कविता से शिकायत थी वह इस तरह है कि यह कैसा अजीब आग्रह है कि कविताएं एक खास किस्म के ढांचे में ही बंधी हुई होना चाहिए। मुक्तिबोध की जो कविता से शिकायत है, मुक्तिबोध जो कह रहे हैं कि यह कैसा अजीब आग्रह है कि कविताएं एक खास किस्म के ढांचे में ही बंधी होना चाहिए। आज भी वे उसे छायावादी प्रगतिवादी युग के काव्य पैटर्न से नई कविता को परखते हैं, ये मुक्तिबोध कह रहे हैं। सच तो यह है कि वे काव्य को अपने सिद्धांतों के उदाहरण के रूप में देखना चाहते हैं। वे काव्य को अपने सिद्धांतों के उदाहरण के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि यह हो नहीं पाता इसलिए वे बिगड़ जाते हैं। ये मुक्तिबोध का कथन है जो मैं उनके काट में लिख रहा हूं, जो रामविलास शर्मा ने कहा है। कि मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि यह कैसा अजीब आग्रह है कि कविताएं एक खास किस्म के ढांचे में बनी हुई होना चाहिए। आज भी उसी छायावादी प्रगतिवादी युग के काव्य पैटर्न में नई कविता को परखते हैं। सच तो यह है कि वे काव्य को अपने सिद्धांतों के उदाहरण के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि यह हो नहीं पाता इसलिए वे बिगड़ जाते हैं। अतः मेरा निवेदन है, अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कि हमें इन दोनों स्थितियों पर विचार करते हुए मुक्तिबोध के संबंध में या उनकी काव्य संबंधी धारणाओं को स्पष्ट करते हुए उनके काव्य का मूल्यांकन करना चाहिए। वरना कहीं ना कहीं किसी भी तरह से क्यों ना हो संपूर्ण बात एकादी होकर ही रह जाएगी। हमें यह विश्वास लेकर चलना चाहिए कि ये बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट हो। कोई जरूरी नहीं है कि हम रामविलास शर्मा जी की बातों को कहें, लेकिन बात को जो उन्होंने कहा है कि कोई बना बनाया ढांचा नहीं होता जिसमें हम ये बात कहते हैं। दूसरी बात, छायावाद और मुक्तिबोध के संबंध में जो डॉक्टर शर्मा ने बात कही है उसके बारे में हम विचार करते हैं। डॉक्टर शर्मा मुक्तिबोध द्वारा कामायनी पुनर्विचार की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि कामायनी के दर्शन को उन्होंने प्रतिक्रियावादी कहा और उसे निर्दोष भी बताया, है ना। कामायनी के विचार की चर्चा करते हुए लिखते हैं, मुक्तिबोध द्वारा कामायनी विचार की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि कामायनी के दर्शन को उन्होंने प्रतिक्रियावादी बताया और निर्दोष भी बताया। मुक्तिबोध का कोटेशन दे रहे हैं वो। संभव है कि ये दोनों बातें भारतीय पूंजीवाद के प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी पक्षों की तरह अपनी अपनी जगह सही हों। इस हालत में छायावादी संस्कारों से युद्ध करते हुए प्रतिक्रियावादी पक्ष को निर्मूल करना और प्रगतिशील पक्ष को सुदृढ़ करना आवश्यक होगा। वास्तव में जयशंकर प्रसाद और कामायनी के प्रति मुक्तिबोध के मन में द्वैत भाव है और यही द्वैत भाव उनकी मनोरचना की जड़ में है ना। ये बात वो कह रहे हैं कि मुक्तिबोध के मन में दो तरह का भाव है। यहाँ पर डॉक्टर शर्मा सवालों को ऐसी जगह ले जाकर जोड़ देते हैं जहाँ पर विवेचन और विश्लेषण की सीमाएं लगभग तमाम होती है। क्या यह संभव नहीं है कि मनोरचना से अलग हम इन सवालों को मुक्तिबोध के विश्लेषण का आधार बनाकर पढ़ें? द्वैत भाव, जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने लिखा है, यदि मान भी लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि वे कामायनी के काव्य को बेहद महत्व देते हैं। भाई कामायनी के दर्शन को महत्व देते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि भाई वो पूरी तरह से निर्दोष नहीं है, तभी तो उसका विश्लेषण इतनी लगन और महत्व देकर किया है। और उनके अनुसार उसके सोचे गए दर्शन से यदि वे अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, दर्शन से असहमति व्यक्त करते हैं या रचना के दर्शन से अपनी समकालीन मार्क्सवादी सोच के अनुसार उसकी आलोचना करते हैं, तो इसमें दोष क्या है? रचना की एकांतविति और रचना के अंदर सजुड़े दर्शन से अपनी वैचारिक सहमति और आलोचना, इन दोनों वस्तुओं के प्रति पुनः कहें तो असहमति और असहमति क्यों नहीं हो सकती? भाई रचना को तो मान रहे हैं, लेकिन दर्शन को वो कह रहे हैं कि भाई मैं इससे अपनी असहमति व्यक्त करता हूँ मुक्तिबोध के बारे में, तो सहमति और असहमति क्यों नहीं हो सकती? इससे मुक्तिबोध की मनोरचना का सवाल मेरी दृष्टि से पैदा नहीं होता। हमें पूर्णतः उनके तर्कों और लिखे हुए को लेकर विचार करना उपयुक्त होगा। दोनों की बातें मैंने कही है, कि जो मुक्तिबोध ने कही है और जो रामविलास शर्मा ने कही है। तो ये दूसरी बात। तीसरा चैप्टर है उनका जयशंकर प्रसाद और मुक्तिबोध। इस संदर्भ में डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि प्रसाद की रचना प्रक्रिया से मुक्तिबोध का गहरा तादात्म्य स्थापित करते हैं अथवा उस पर अपनी रचना प्रक्रिया आरोपित करते हैं, ये वो कह रहे हैं। इस तादात्म्य के कारण वह जिस कवि को आदर्श रूप में देखते हैं, जिसके साँचे में स्वयं को ढालना चाहते हैं, वो जयशंकर प्रसाद है, ये रामविलास शर्मा कह रहे हैं। अंधेरे में कविता में साहित्य की गौरवशाली परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में टॉल्स्टॉय मौजूद है। ये फिर उसको अंधेरे से जोड़ते हैं कि अंधेरे में जिस तरह से टॉल्स्टॉय मौजूद है, वैसे जयशंकर प्रसाद भी मौजूद है। यहाँ डॉक्टर शर्मा का मंतव्य हो सकता है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कि उनका विश्वास अपने मार्क्सवादी होने के बावजूद टॉल्स्टॉय जैसे लोगों के साथ क्यों है, ये प्रश्न मैंने उठाया है। कि वो मुक्तिबोध तो सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि भैया वो यदि मार्क्सवादी हैं तो टॉल्स्टॉय के साथ क्यों खड़े हैं, उन्हें टॉल्स्टॉय क्यों याद आते हैं। इसी बात के संदर्भ में चंचल चौहान ने जो टिप्पणी की है वो सोचते हैं, वे लिखते हैं कि वाचक
अंतर्मन से कहीं ना कहीं सामूहिकता से जुड़ चुका है, इसलिए उसे चिंता हो जाती है कि कहीं कोई रेल एक्सीडेंट ना हो जाए, कविता की पंक्ति है, तभी उसे चिंता के गणित आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते हैं। यानी व्यक्तिगता के गुंजल्क से छूटकर सामाजिकता का एहसास व्यक्तित्वांतर की पहली सीढ़ी है। यानी हम कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का जो घनापन है, हमारा जो व्यक्तित्व है उसके जो घनेपन से छूटकर जो हम व्यक्तित्वांतर होना चाहते हैं, डी क्लास होना चाहते हैं, उसकी पहली सीढ़ी है। इसी एहसास के साथ वाचक को तालस्ताय दिखाई पड़ते हैं। भाई जब तक हम कोई आदर्श गढ़ेंगे नहीं मनुष्य के मन का, पहले तो हम पहला व्यक्ति ही तो चुनेंगे, चाहे वो गांधी हो चाहे तालस्ताय हो। फिर उसी सीढ़ी से तो आगे मार्क्सवाद की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। नहीं सीधे यानी आप गांधी को छोड़ दीजिए, तालस्ताय को छोड़ दीजिए और सीधे पहुंच जाइए मार्क्स के ऊपर। तो क्या ये संभव है? तो कोई भी चीज क्रमबद्ध तरीके से होती है। तो यहाँ मूल रूप से जो डॉक्टर शर्मा है जिस तरह की बात कह रहे हैं कि उनको प्रसाद क्यों याद आते हैं और उन पर आरोप क्यों करते हैं, तो मैं इसका ये जवाब देना चाहता हूं कि भैया कोई भी चीज जो है क्रमबद्ध रूप से चलती है। पहले व्यक्तित्व का जो गठन है, जो अस्तित्व है, उससे बाहर निकलने के लिए एक आदर्शवादी लोगों की कल्पना हमें करना पड़ती है, उसकी तरफ जाना पड़ता है, फिर तो हम आगे की तरफ जाते हैं। तब तो फिर हम एक आदर्श से निकलकर एक व्यक्तित्व जैसा नया समाज बनाना चाहते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। तो तालस्ताय क्यों दिखे? मध्यम वर्गीय व्यक्ति एक झटके में डी क्लास कभी नहीं कर पाता है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, डी क्लास नहीं हो सकता। उसे पहले स्वानुभूति आदर्श फिर विवेक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब क्रियागत परिणति की अवस्था आती है और व्यक्तिगता की कुंडली से निकलकर वह कलाकार का काल्पनिक आदर्शवाद अपनाता है। तालस्ताय उसी आदर्शवाद के प्रतीक हैं। शायद मेरे अनुसार भी और प्रसाद भी उन्होंने अपने आदर्शवाद के हट में मार्क्सवाद की भी आलोचना की थी। यानी आदर्शवाद के हट में मार्क्सवाद की आलोचना की थी। सामाजिकता की आदर्शवादी यूटोपिया का सर्जक कलाकार अपने व्यक्तित्व के केंद्र से अलग नहीं हो पाता। इसीलिए वाचक में किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर में के रूप में निजत्व का मोह अटका हुआ है। यही केंद्रीय संवेदना दबी हाय नुमा, और इसीलिए शायद तालस्ताय नुमा है। तालस्ताय ने विवेक के बजाय भावनाओं को महत्व दिया, इसलिए उन्होंने हर वैज्ञानिक समझ की ऐसी पेशी की। मुक्तिबोध में इसलिए तालस्ताय को धरती पर नहीं बल्कि सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते व पृथ्वी को देखते हुए दिखाया है। मैं इसकी बात कह रहा हूं कि तालस्ताय ने विवेक की बजाय भावनाओं को महत्व दिया, इसलिए हर वैज्ञानिक समझ की ऐसी तैसी की। मेरी भाषा है। मुक्तिबोध ने इसलिए तालस्ताय को धरती पर नहीं देखा बल्कि सितारों के बीच घूमते व रुकते, उनकी कविता की पंक्ति है, सितारों के बीच घूमते रुकते व पृथ्वी को देखते हुए दर्शाया है। धरती पर क्या हो रहा है इसका आभास भी होना जरूरी है। वही ज्ञान या विवेक प्रक्रिया उसे परिणति की ओर ले जाती है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार प्रसाद से मुक्तिबोध प्रभावित तो थे, तो यह भी कहा जा सकता है कि धीरे धीरे वे उनसे मुक्त होने की प्रक्रिया में भी ढले। अब मैं बात कर रहा हूँ काव्य नायक और मुक्तिबोध, जो अंधेरे में कविता को लेकर जो बात है वो थोड़ी सी लंबी है और मैं इसका उल्लेख यहाँ पे कर देना चाहता हूँ कि डॉक्टर शर्मा अंधेरे में कविता के नायक और कवि मुक्तिबोध को अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में मानकर उन्हें एक रूप में देखकर अपने काव्यालोचन में एकदम नई तरह की स्थितियां ला देते हैं। वो कहते हैं कि काव्य नायक मुक्तिबोध ही हैं, मुक्तिबोध से अलग नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है कि मुक्तिबोध की कविताओं को उनके व्यक्तित्व से अलग रखकर देखना संभव नहीं है। उन जैसा आत्म केंद्रित व्यक्ति स्वयं को कविताओं से अलग रख ही नहीं सकता था। ये रामविलास शर्मा जी का कहना है। अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुक्तिबोध पर एक लेख आलोचना में अग्नेशिका सोनी ने लिखा था। देखना चाहिए कि इस लेख में मुक्तिबोध को उनकी कविताओं और कहानियों के पात्रों से कहां तक जोड़ा गया है, अगर कहां तक उन्हें अलग रखा गया है। लेखिका पहले उन कहानियों की चर्चा की जिन पर मुक्तिबोध के लेखक व्यक्तित्व की छाप अपेक्षाकृत कम है, जो मानो किसी और से भी लिखी जा सकती थी, जो मुक्तिबोध की उनकी गुम्फित भावनाओं का परिचय नहीं देती। दूसरी तरह की कहानियां वे हैं जिनकी वस्तु तत्व सीधे लेखक के जीवन संघर्ष के क्षेत्र से लाया गया है। इन कहानियों के भाव और विचारों का मुक्तिबोध की डायरी से गहरा रिश्ता है, जगह जगह पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कविताओं से भी। इस तरह हम पाते हैं कि डॉक्टर शर्मा अपनी बात के लिए बाहर से, रचना के बाहर विभिन्न विद्वानों के कथनों के आधार पर बात को सामने लाते हैं, यानी अग्नेशिका सोनी की बात को लेकर लाते हैं। डॉक्टर शर्मा स्वयं भी इस बात से प्रमाणित करने के लिए अपनी तरह से विश्लेषण भी करते हैं, पर मेरे विचार से लेखक या कवि की भी
अपनी वस्तु विस्तार की रचनात्मकता और उसी हद तक शैली भी या एक खास तरह की विकसित स्वभाव संसार उनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति हो पाता है। वह यथार्थ की रचता है या उसकी रचना में समग्र मौलिकता का विकास होता है और वह पहचाना जाता है। लेकिन इस सब कुछ को ही डॉक्टर शर्मा लगता है जैसे मुक्तिबोध की उलझी गुम्फित रचनाएं कहना पसंद करते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर शर्मा अंधेरे में कविता के नायक को मुक्तिबोध का प्रतिरूप मान लेते हैं। हाँ, इस संबंध में डॉक्टर नामवर सिंह डॉक्टर शर्मा से सहमत नहीं है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार निश्चय ही यह काव्य विनायक मुक्तिबोध का प्रतिरूप नहीं है, ना ही इसे मुक्तिबोध समझने का भ्रम होना चाहिए। यह कवि की कल्प दृष्टि है, बल्कि कल्प दृष्टियों में से एक, ठीक तरह से जैसे एक साहित्यिक की डायरी का मैं और क्लाइड ईथरली का पक्षी और दीमक और विपात्र कहानियों का मैं, ये नामवर सिंह ने कहा। अर्थात नामवर सिंह उपयुक्त संदर्भ में अपनी असहमति जाहिर करते हैं। यही नहीं, इसी से मिलते जुलते विचार डॉक्टर नंद किशोर नवल के भी हैं। नंद किशोर नवल, जिन्होंने निराला रचनावली का संपादन किया। डॉक्टर नवल लिखते हैं कि यह काव्य नायक कौन है, इसे लेकर मुक्तिबोध संबंधी हिंदी आलोचना में एक विवाद चल रहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कहना है कि वह स्वयं मुक्तिबोध हैं। उन्हें शब्दशः मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। तो वे इसके साथ यह भी कहते हैं कि मुक्तिबोध सिजोफ्रेनिया नामक एक मानसिक रोग से ग्रस्त थे, जिसका एक लक्षण विभाजित व्यक्तित्व है। जो बात मैं कर रहा हूँ कि वो उन्होंने कहा, अस्तित्ववाद में पृष्ठ में कहा कि मुक्तिबोध जो है सिजोफ्रेनिया नामक एक मानसिक रोग से ग्रस्त थे, जिसका एक लक्षण विभाजित व्यक्तित्व है। जिस उनके अनुसार अंधेरे में के काव्य नायक का आत्मसंघर्ष उस विभाजित व्यक्तित्व का ही परिणाम है। वस्तुतः यह कि ना कि अंधेरे में के काव्य का नायक पूर्णतः मुक्तिबोध से अभिन्न है, ना मुक्तिबोध विभाजित व्यक्तित्व के शिकार थे या किसी मानसिक रोगी में, बल्कि कवि के बौद्धिक अनुशासन के निर्वाह की क्षमता ना हो सकती, ना वह आत्मसंघर्ष द्वारा किसी समस्या को हल करने की स्थिति में होता है। तो अंधेरे में का काव्य नायक एक बड़ी हद तक उन मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधि है, ये मैं कह रहा हूँ, जिन्हें देश दशा का पता है और जो अपने दायित्व से परिचित है, लेकिन जो अपनी परिस्थितियों और संस्कारों की घेराबंदी तोड़कर संघर्ष के मार्ग पर कदम बढ़ाने में अपने को असमर्थ पाता है। और उनका आत्मसंघर्ष उनकी इसी स्थिति की देन है। विभाजित व्यक्तित्व जैसे सिजोफ्रेनिया रोग के लक्षण नहीं है कि भाई वो संघर्ष कर रहा है अपने आप से कि मैं कैसे जाऊं। जैसे जैसे समाज में वर्ग संघर्ष बढ़ता जाता है, सचेत मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का आत्मसंघर्ष भी बढ़ता है, क्योंकि उसी अनुपात में उसका दायित्व भी गहन होता जाता है। अंधेरे में का काव्य नायक स्वयं कहता है, जितना ही तीव्र द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व की फिक्र से फिक्र लगी हुई है। इस विश्लेषण के आगे डॉक्टर नवल कहते हैं कि डॉक्टर शर्मा के अंधेरे में के पागल को भी, जो कि एक गाना गाकर आत्मभर्त्सना करता है, काव्य नायक से और उसके माध्यम से मुक्तिबोध से प्राय अभिन्न मान लिया गया है। कहते हैं कि इसे सिरसिरा विक्षिप्त मस्तिष्क ठीक कहा गया है। कविता का नायक इससे भिन्न व्यक्ति है, यद्यपि दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। उस पागल का गीत सुनकर काव्य नायक व्यक्तित्व लक्षण उसी का सा हो जाता है। ये रामविलास शर्मा जी का कहना है कि जो विक्षिप्त मस्तिष्क है वो काव्य नायक बिल्कुल मिलता जुलता है। और फिर जो पागल अपना खोया हुआ व्यक्तित्व रात में पा जाता है, वह भीतर से पूरी तरह विभाजित हो चुका है। और विभाजित व्यक्तित्व का लक्षण मानसिक असंतुलन का सूचक है। विच्छेद की अनेक प्रक्रियाओं के समान यथार्थ से आत्मरक्षा का यह भी एक रूप है। मुक्तिबोध की कविता पर लिखे गए अपने पहले निबंध में डॉक्टर शर्मा ने इस पागल की आत्मभर्त्सना की बड़ी तारीफ की है। लिखा था कि आत्मभर्त्सना का ऐसा प्रखर स्वर हिंदी के किसी दूसरे कवि की रचनाओं में नहीं सुनाई देता। उसकी प्रखरता उत्पन्न होती है। मुक्तिबोध के विवेक से उनकी बात माने तो मानना पड़ेगा कि विभाजित व्यक्तित्व तो बहुत सृजनात्मक होता है और उसमें विवेक भी प्रखर होता है। डॉक्टर शर्मा ने इस प्रसंग में जो छोटी सी बात भुला दी है वह यह कि मुक्तिबोध ने जिसे सिरसिरा पागल कहा है वो सचमुच में पागल नहीं है। लोग उसके पागल समझते हैं। पागल था दिन में सिरसिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। उनकी प्रसिद्ध कहानी क्लाउड ईथरली का एक पात्र कहानी के वाचक पात्र से कहता है, जो आदमी आत्मा की आवाज जरूरत से ज्यादा सुन करके हमेशा बेचैन रहा करता है, उसी बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करता है, वह निहायत पागल है। पुराने जमाने में संत हो सकता था, आज कल पागल खाने में डाल दिया जाता है। उक्त पागल ऐसा ही पागल है। इसके और आगे डॉक्टर नवल अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि 1952 में ही नया खून की एक टिप्पणी में मुक्तिबोध ने लिखा था कि आत्म आलोचना का मार्ग इसलिए अपनाया जाता है कि भुजाओं में ताकत पैदा हो, मस्तिष्क में अधिक तेज उत्पन्न हो। नवल जी ने इसका जवाब दिया है।
अंधेरे में पागल की आत्मभर्षणा जो कि काव्य नायक की आत्मभर्षणा बन जाती है, ऐसी ही आत्मालोचना है, ये वो कह रहे हैं। तो मतलब ये है कि नवल जी डॉक्टर शर्मा को मुक्तिबोध के व्यक्तित्व को विभाजित व्यक्तित्व का कवि नहीं मानते, और ना ही यह अंधेरे में काव्य नायक और मुक्तिबोध एक ही हैं। इस तरह डॉक्टर शर्मा की मान्यता के अनुसार जब हम विचार करते हैं तो दूसरे विद्वान उनकी धारणाओं का प्रमाण के साथ अपनी असहमति जाहिर करते हैं। अब मैं कविता वस्तु की बात करता हूं कि कविता वस्तु जिनमें उन्होंने कविताएं लिखी हैं वो क्या है। कवि मुक्तिबोध की कविताओं की वस्तु पर विचार करने के प्रसंग में डॉक्टर शर्मा ने जिन प्रमुख मुद्दों को प्रस्तुत किया है उनमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उनके द्वारा दिए गए उपशीर्षों के अंतर्गत विचारणीय हैं। इस संदर्भ में हमें उन मुद्दों पर जो विचार हमें दूसरे विद्वानों द्वारा उपलब्ध है उन्हें भी रखना चाहेंगे। तो जैसे उन्होंने कहा, स्वाधीनता आंदोलन और मुक्तिबोध, अस्तित्व की छाया, अस्तित्ववाद, रहस्यवाद और मार्क्सवाद, व्यक्तित्व का रूपांतरण और अस्मिता और वर्ग चेतना। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा स्वाधीन आंदोलन में भाग लेने वाले वर्गों आदि के संबंध में कहते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में मध्य वर्ग, धनिक, निर्धन, किसान, मजदूर, अनेक वर्ग के लोग शामिल थे। विभिन्न वर्गों, पार्टी आदियों की भूमिका एक सी नहीं थी। सारे स्वाधीनता संग्राम के सामंजस्य में नारों का खड़ा करना इतिहास के प्रति अन्याय है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि में नई कविता लिखने वालों को प्रस्तुत करती है। परंपरा बोध के कारण कवि में अपराध भावना उत्पन्न होती है। इसी परंपरा के एक प्रतिनिधि महात्मा गांधी हैं। उनके सामने कवि की स्थिति इस तरह की है। अब उन्होंने कहा, ये कविता की पंक्तियां हैं, अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर मैं अति दीन हो जाता हूँ। पास की बिजली का झटका कहता है भाग जा, हट जा, हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। किंतु मैं देखा किया कि उस मुख को गंभीर दृढ़ता की सलवटें वैसे ही शब्दों में गुरता। मानना होगा कि अंधेरे में कविता राजनीतिक परंपरा का जो रूप प्रस्तुत करती है वह मुक्तिबोध की अपनी राजनीतिक समझ के अनुरूप है। इसके बाद जहां तक कविता का प्रश्न है, डॉक्टर शर्मा आगे लिखते हैं कि अंधेरे में कविता का नायक तिलक को पिता कहकर संबोधित करता है। पिता की पाषाण मूर्ति पुत्र के निकम्मेपन से इतनी दुखी होती है कि भव्य ललाट की नासिका में खून बहने लगता है और लोकमान्य तिलक का असंख्य खून के धब्बों से भर जाता है। लोकमान्य तिलक का अंगरखा खून के धब्बों से भर जाता है। कवि पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों को छाती से चिपका लेता है, रुआंसा हो जाता है और उसे लगता है कि उसके हृदय में रक्त टपक रहा है, आत्मा में खून का तालाब भर रहा है। ये उनका कोटेशन है रामविलास शर्मा का। उपयुक्त बातों के संदर्भ में डॉक्टर शर्मा के साक्ष्य उस पुस्तक से ही लिए गए हैं जो मुक्तिबोध ने अपनी पारिवारिक बेहाली के दिनों से निपटने के लिए एक उच्चतर माध्यमिक शाला की कक्षाओं के छात्रों के लिए लिखी थी किताब, है ना। कि भाई उन्होंने ये जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो संस्कृति वाली किताब है जो जब्त कर ली गई थी, उससे वो कोटेशन लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन की व्याख्या करते हैं। लेकिन चंचल चौहान इन्हीं सवालों के संबंध में लिखते हैं और उनकी काव्य पंक्तियों का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जूझना तय मानकर चलने वाला वाचक दुश्मन की शक्तियों का अंदाजा रखता है। यह भी विवेक प्रक्रिया का एक अंग है। इतने हथियारबंद तंत्र से वह अकेले और बिना रणनीति जाने टक्कर कैसे ले सकता है। उसे अभी कुछ और जानना है, उसे उनसे सीखना है जिन्होंने ऐसी शक्तियों से टक्कर ली थी। इसीलिए वाचक जादू से बंधा हुआ चल पड़ा उस ओर जिधर तिलक की पाषाण मूर्ति खड़ी है। वाचक की तरह तिलक ने भी जूझना तय किया था। मुक्ति संग्राम के क्रांतिकारी नेता तिलक ने स्वराज्य को जन्म सिद्ध अधिकार घोषित किया था। लेनिन ने 5 अगस्त 1908 में प्रोलेटरी पत्र के अंक में तिलक की भूमिका पर प्रकाश डाला था। तिलक ने भी रूसी नेता लेनिन शीर्षक से केसरी नामक पत्र में नवंबर 1917 में एक लेख लिखा था। वाचक जूझने से पहले यह ऐतिहासिक विवेक पाना चाहता है। बिना इस विवेक से वह अपने को सही रूप में परिणत नहीं कर पाता। देश की राजनीति का ज्ञान उसे होना चाहिए। तिलक की मूर्ति के सामने वाचक का पहुंचना इसी का संकेत देता है। तिलक की पाषाण मूर्ति की नासिका से लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता है। वस्तुतः वह तिलक की मुक्ति कामना का स्वप्न है जो पूरा नहीं हुआ है। चिंता में उलझे तिलक को देखकर वाचक कह उठता है, हाय हाय पित 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 ओ, चिंता में इतने ना उलझो, हम अभी जिंदा हैं जिंदा। तिलक की चिंता से वाचक को जन मन उद्देश्य का एहसास तो होता है, लेकिन उसे उद्देश्य की सफलता का रहस्य नहीं पता है। तिलक ने उस उद्देश्य का ज्ञान दे दिया है। इस विवेक से उसका निजत्व और क्षीण हुआ या छिले जा रहा है मेरा निजत्व कोई। इस छील छाल के दौरान उसे तिलक की एंटीथेसिस गांधी जी मिल जाते हैं। सफलता का रहस्य जानने के लिए वाचक उस देवता के सम्मुख अति दीन हो जाता है।
स्वाधीनता का श्रेय गांधी जी को मिला था। जनता ने गांधी जी का साथ दिया था। हमारी स्वाधीनता की अगुवाई बुजुर्ग जी के हाथ में थी, अतः वे सफल हो गए। अब वह दौर गुजर गया है। जनवादी क्रांति गांधी जी से आगे की पीढ़ी को ने करनी है। अतः गांधी जी वाचक को बताते हैं, हम गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। लेकिन आगे बढ़ना इतना आसान नहीं। उसमें सफलता तभी मिल सकती है जब वाचक अपना आत्मनिर्वासित व्यक्तित्व जनता में विलीन कर दे। यह सत्य मार्क्सवादी सत्य है। गांधी जी इसी सत्य को जानते थे, इसलिए वे कहते थे कि दुनिया न कचरे का ढेर है कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई कुटकुट, कोई मुर्गा यदि बाग दे उठे जोरदार, वो बन जाए मसीहा। इसी प्रसंग में कुछ इसी तरह का मंतव्य तिलक और गांधी से संबंधित नंद किशोर नवल का भी है कि वह कहते हैं कि वह फिर भागता है और भागते हुए एक सड़क पर स्थित तिलक की प्रस्तर मूर्ति के निकट पहुंचता है। तत्पश्चात उसकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। ये दोनों ही नेता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दो महान मंजिलों के महान नेता रहे हैं। स्वाधीनता प्राप्ति में इनका योगदान ऐतिहासिक महत्व रखता है। महात्मा गांधी ने दूसरे पराधीन देशों में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन को अपना दृढ़ समर्थन दिया था और फासिज्म के विरोध में बहुत ही जोरदार आवाज उठाई थी। मुक्तिबोध बहुत ही संकट की घड़ी में इन दोनों नेताओं को याद करते हैं। उनके देश में जब फासिस्ट हुकूमत कायम है, तब स्वाधीनता संग्राम में इन दो महान योद्धाओं के दिल पर क्या गुजर रही है, वे काव्य नायक को बतलाते हैं कि शक्ति नेता में नहीं जनता में होती है। वो बात भी कविता की पंक्ति में उन्होंने कही है कि मिट्टी के लौंदे में किरणों के कण कण गुण हैं, जनता के गुणों से ही संभव है भावी का उद्भव। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर शर्मा के विचारों से अलग चंचल चौहान और नंद किशोर नवल जी अपने विश्लेषणों से मुक्तिबोध की कविता को मार्क्सवादी साबित करने के प्रमाण रखते। अगला जो उन्होंने कहा है कि मुक्तिबोध अस्तित्ववादी है, अस्तित्ववाद की छाया उन पर पड़ती है। डॉक्टर शर्मा ने कहा, उनका कोटेशन से मैं उनकी बात को रखूंगा। डॉक्टर शर्मा मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद की छाया देखते हुए लिखते हैं कि मुक्तिबोध के व्यक्तित्व में भीतरी तनाव का एक कारण उन पर अनेक भाववादी विचारधाराओं का प्रभाव है। उनमें एक है अस्तित्ववाद। यह कोई सुनिश्चित दार्शनिक व्यवस्था नहीं है, उनमें अनेक विचारधाराएं आकर घुल मिल गई है, ऐसा डॉक्टर शर्मा का कहना है। डॉक्टर शर्मा आगे लिखते हैं कि नामवर सिंह की दृष्टि में अस्तित्ववाद एक निश्चित जीवन दृष्टि है, भाव जगत के कुछ क्रियाकलापों की रूढ़ियों से उसका संबंध नहीं है। यह जानना आवश्यक है कि अस्तित्ववाद की जीवन दृष्टि उतनी निश्चित नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। और आगे वे मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता के संबंध में कहते हैं, रामविलास शर्मा, कोई आश्चर्य नहीं कि अंधेरे में कविता का नायक अपनी कायरता के लिए न केवल स्वयं को धिक्कारता है, वरन मार्शल लॉ लगाने के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराता है, सोचता है। ये उन्होंने उदाहरण दिया है रामविलास शर्मा ने उनकी कविता से कि वो कायर है। मानो मैंने ही कारण लग गया अल्लाह, मानो मैंने ही निष्क्रिय संज्ञा के लिए संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घटना हुई यह घटना। अतिशय दायित्व बोध का ही यह दूसरा पहलू है, अतिशय अपराध बोध। यदि यह अपराध बोध असाधारण रूप से तीव्र हो उठे तो ब्रह्म राक्षस के समान मनुष्य आत्म प्रक्षालन करते हुए मर जाएगा, कर कुछ नहीं पाएगा। ये रामविलास शर्मा ने पढ़ा। तो डॉक्टर शर्मा के इन विचारों से डॉक्टर नंद किशोर नवल अपनी असहमति व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि डॉक्टर शर्मा ने काव्य नायकों को 3 वाक्यों में 3 बार प्रयुक्त मानो शब्द को भुला दिया है। यानी मानो लिखा है उसमें कि मानो मैं ऐसा होता, जो इस बात का सूचक है कि मार्शल लॉ के लिए वह सिर्फ अपने को जिम्मेदार नहीं मानता, वह ऐसा अपने दायित्व बोध के तीव्र एहसास के कारण सोचता है। मुक्तिबोध को अच्छी लुढ़कने, कट जाने, टूट जाने का अर्थ है मध्यम वर्गीय अस्मिता का विलय, जो कि एक अनस्तित्व चरम विकास है। इसी का दूसरा नाम व्यक्तित्वांतर, जिसको हम लोग डी क्लास होना भी कहते हैं। शोषित मध्य वर्ग को सर्वहारा वर्ग में अपना विलय कर देना चाहिए, यही व्यक्तित्वांतर है, यह डी क्लास होना है। मार्क्सवादी वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव के कारण वह अंधेरे में है। जीवानुभव के दबाव के कारण वह अपने को डी क्लास करने की प्रक्रिया में डाल देता है। अंधेरे में कविता अपनी नाटकीयता और कलात्मकता का पाठ ऐसे ही मध्यम वर्गीय वाचक के व्यक्तित्वांतर की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की कहानी है। अंधेरे में कविता की संरचना इन्हीं एंटीथेसिस के आधार पर हुई है। ध्यान से देखें तो वह अंधेरे से प्रकाश की ओर और व्यक्ति से समूह की ओर, अस्मिता से आत्मविलय की ओर, स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर और आत्मनिर्वासन से आत्मविस्तार की ओर और मैं से हम की ओर की यात्रा करती है।
इसका विकास इन्हीं विरुद्धों के कारण हुआ है, विरुद्धों के बिना विकास नहीं होता। इस तरह हम देखते हैं कि अंधेरे में कविता अस्तित्ववाद को महत्व देकर अस्तित्ववादी कविता नहीं है, बल्कि वह अपनी अस्मिता का विलय करके व्यक्तित्वांतर से आत्मविस्तार की ओर और सामूहिक भावना की ओर जाने वाली क्रांतिकारी कविता है। अगला चैप्टर है अस्तित्ववाद, रहस्यवाद और मार्क्सवाद। निर्भय जी। जी सुन रहा हूं। हेलो। हाँ, मैं जारी रखूं, बोलना नहीं? जी जी जी। हाँ, अस्तित्ववाद, रहस्यवाद और मार्क्सवाद जो उनका चैप्टर है, तो इस संदर्भ में रहस्यवाद का आलोक पुनर्मूल्यांकन का 10वां बिंदु है, जिसमें रामविलास शर्मा कहते हैं कि रामविलास शर्मा मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष और उनकी कविता के संबंध में कहते हैं कि मुक्तिबोध इस अस्तित्ववाद से वह रहस्यवाद और मार्क्सवाद की पटरी कैसे बिठाते हैं, क्वेश्चन मार्क किया है कि वो तीनों में पटरी बिठाते हैं, अस्तित्ववाद, रहस्यवाद और मार्क्सवाद में। ये रामविलास शर्मा ने कहा है कि मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष और उनकी कविता के संबंध में कहते हैं कि मुक्तिबोध इस अस्तित्ववाद से रहस्यवाद और मार्क्सवाद की पटरी कैसे बिठाते, क्वेश्चन मार्क। चंबल की घाटी का टीला आधा अस्तित्ववादी है, आधा रहस्यवादी है। खामोश सिसकियां भरने वाला मन वह अस्तित्ववादी है। वह मन आंतरिक रहस्यमान प्रकाश से दीप्त भी होता है। मेरा यह टीला अंतर विवरों के केंद्र में भीषण तरह से पता है कि एक व्यक्ति ना ऐसी घटना के लिए जिम्मेदार हो सकता है, ना वो अपनी क्षमता से फासिस्ट हुकूमत को खत्म कर सकता है ना। ये बात उन्होंने कही है ना। तो इस संदर्भ के अस्मिता के संबंधित प्रश्न को लेकर डॉक्टर नामवर सिंह ने अंधेरे में कविता के संबंध में लिखा है कि कविता की ये अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिफाई की बात यदि हम करें, सहारे दौड़ रहा है, राजनीतिक समझ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो बात उन्होंने कही है कि तीनों चीजें एक साथ है, जो ये बात कह रहे हैं वो, मेरा यह टीला अंतर विवरों के केंद्र में भीषण तरह से ये जो बात कही जा रही है, ये उनका ठीक तरह से मूल्यांकन नहीं कर पाती। अब हम बात करते हैं उनकी अस्मिता की बात करते हैं, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि व्यक्तित्व का रूपांतरण कैसे होता है। ये मैं इसकी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि मुक्तिबोध के व्यक्तित्व के रूपांतरण के संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा का मत विचारणीय है। वे लिखते हैं कि किसी को इस बार में दुविधा नहीं होना चाहिए कि मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का व्यक्तित्व परिवर्तन मुक्तिबोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है। वह उनकी अपनी समस्या भी है। यह समस्या एक आत्म वक्तव्य में है, अंधेरे में कविता में है। इस दूसरी कविता के नायक को मुक्तिबोध से अलग करके नहीं देखा जा सका, किंतु एक आत्म वक्तव्य कविता उनका प्राय सर्वांगीण प्रतिनिधित्व करती है, पूर्णतः नहीं। इस दृष्टि से अंधेरे में कविता का उनका प्रतिनिधित्व अधिक कराती है। कारण यह है कि व्यक्तित्व परिवर्तन की प्रक्रिया के विरोध में मुक्तिबोध की जिद का चित्रण एक आत्म व्यक्तित्व में नहीं, किंतु अंधेरे में कविता में है। जैसे उन्होंने कहा है कि भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे भी अंदर, हट कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ। जिस समय विवेक रंधा चलाता है और वसूले से उसका निजत्व छीला जाता है, उसी समय उसके मन में कोई भयानक जिद जाग उठती है। इसी जिद की व्याख्या उन्होंने नहीं की, पर स्पष्ट ही उसका संबंध निजत्व के छीने जाने से है। कवि मानो कहता है कि तुम छील छील कर मेरा व्यक्तित्व ऐसा बदलोगे कि मेरा अपना कुछ रह ही नहीं जाएगा, निजत्व ही नष्ट कर दोगे। इसलिए क्रांति और दमन के चित्र खींचने के बाद, युवकों के व्यक्तित्वांतर की बात कहने के बाद, एकाएक फिर स्वप्न भंग, ये फिर वो कह रहे हैं, बिखर गए चित्र कि मैं फिर अकेला। वह अकेले क्यों रह जाते हैं? इसलिए कि वह अपना वर्ग छोड़ना और अपने पुराने व्यक्तित्व का नाश करने के समान है। डॉक्टर शर्मा के ऊपर लिखी गई धारणा से भिन्न, बल्कि उसके विरोध में पाए जाने वाले विचार डॉक्टर नंद किशोर नवल लिखते हैं कि प्रगतिशील कवियों में अपने व्यक्तित्व परिवर्तन या व्यक्तित्वांतरण का पहला गंभीर प्रयास हमें मुक्तिबोध में ही दिखाई पड़ता है, जिसका प्रमाण उनका आत्मसंघर्ष। हिंदी की प्रगतिशील आलोचना में इससे यह सरल निष्कर्ष निकाला गया है कि अन्य प्रगतिशील कवि जहां निर्द्वंद भाव से सर्वहारा की सेवा में लगे हुए हैं, वहां मुक्तिबोध उसे लेकर संकल्प विकल्प में ही पड़े रहे। ऐसे आलोचक जब अंधेरे में देखते हैं तो अंत तक कवि को उसकी अभिव्यक्ति नहीं मिली, तो कहते हैं कि अपनी काव्य साधना के अंतिम दौर में भी मुक्तिबोध को अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण वे उन्हीं की मध्यम वर्गीय सीमाओं में छटपटाता हुआ कवि ठहराते हैं। ऐसा आलोचक सर्वहारा चेतना के आत्मसातीकरण की एक यांत्रिक प्रक्रिया मानते हैं, कोई गहन और जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि अंधेरे में व्यक्तित्व के रूपांतरण की नहीं, बल्कि उस रूपांतरण की प्रक्रिया की कविता है और इसलिए महत्वपूर्ण कविता है। भाई वो अपना रूपांतरण नहीं कर रहे हैं,
वो जो समाज में जो रूपांतरण की प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है, वो इसकी बात कर रहे हैं। इस तरह हम पाते हैं कि मुक्तिबोध की कविता में हिंदी के सबसे पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूपांतरण की प्रक्रिया की कविता मुक्तिबोध ने रची। यह बात सही है कि वह जटिल काम अंधेरे में कविता में अभिव्यक्त हुआ है। यह जरूरी नहीं है कि मुक्तिबोध की के व्यक्ति का व्यक्तित्व रूपांतरण नहीं हुआ, उनका रूपांतरण हुआ तभी तो वो इस तरह की कविता लिख पा रहे हैं। यदि रूपांतरण नहीं होता तो ये सारी बातें वो अपनी कविता में क्यों लिख पाते। जैसा कि रामविलास शर्मा है कि उनका तो व्यक्तित्व रूपांतरण ही नहीं हो पा रहा था, इसी संकट में थे इसलिए इस तरह की कविता लिखी। तो भैया ये समाज है। आज आप देखिए कि जो आज कम्युनिस्ट विचारधारा में है या समाजवादी है, कल वो बीजेपी में भी शामिल हो जाता है, वहाँ वो झंडा भी उठाना जाता है। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में सुना था कि भैया वो किसी जमाने में जब उनकी पहली फिल्म आई थी तो लोगों ने ये घोषित कर दिया था कि वो भैया क्या कहते हैं कम्युनिस्ट है। लेकिन आज आप देखिए कहाँ बैठे हैं। तो क्या उनका व्यक्तित्वांतरण हुआ? तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत जटिल प्रक्रिया है व्यक्तित्वांतरण की, और इस जटिल प्रक्रिया में मध्य वर्ग को न जाने कितने संघर्ष झेलना पड़ते तब जाकर होता है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अचानक कम्युनिस्ट हो जाए, फिर अचानक वो कम्युनिस्ट से बीजेपी की तरफ शामिल हो जाए, तो आप क्या समझते हैं, या पूंजीवादी हो जाए। तो व्यक्तित्वांतरण की मध्यम वर्ग की व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है, और उस जटिल प्रक्रिया मुक्तिबोध गुजर चुके थे तभी तो यह कविता लिखी। और यह कविता मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन और बुद्धि विवेक की जटिल प्रक्रिया को ही बताने वाली कविता है। और इसलिए हिंदी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है जो पूरी तरह से मार्क्सवादी कविता शुरू होती है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अस्तित्ववादी कविता है। अस्मिता और वर्ग चेतना। हाँ निर्भय जी। जी हाँ निर्भय जी, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं कि जी बड़ी हो गया है। हाँ बड़ी अस्मिता और वर्ग चेतना। डॉक्टर शर्मा लगभग हर एक पैराग्राफ में डॉक्टर नामवर सिंह के कथनों पर विचार करते हुए उन्हें बार बार उद्धृत करते हैं। हाँ यह पंक्तियां बराबर हमें मिलती है। स्पष्टता मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता के बारे में डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, क्रांति और कविता में फर्क यह है कि क्रांति तो क्रांति में लीन हो जाती है, किंतु कविता कविता में लीन नहीं होती, उस पर मंडराती रहती है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि काव्य नायक छटपटाता ही रह जाता है और उसके पल्ले क्रांति पड़ी न कविता। ये उन्होंने लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। इस प्रकार डॉक्टर शर्मा अंधेरे में कविता को एक असफल रचना कहना चाहते हैं, या कह देते हैं कि जबकि जो चंचल चौहान का मत है इसके विपरीत है। वे लिखते हैं कि इस प्रकार अंधेरे का वाचक वर्ग चेतना के आधार पर उस सर्वहारा जनता यानी अभी सर्वहारा जनता को खोजता है और अपनी अस्मिता को नहीं। वो जो अस्मिता की बात कह रहे हैं वो सर्वहारा जनता को खोजता है, अपनी अस्मिता को नहीं। वह व्यक्ति सत्ता जनता अनिवार्य है। ऐतिहासिक भौतिकवाद बताता है कि उसके प्रवाह का निवारण नहीं किया जा सकता, नहीं तो यह दास युग के आगे बढ़ने ही क्यों दी जाती। भाई दास युग आया, उसके बाद लोकतंत्र आया। यह भक्ति तव्य अटल है, उसी के आधारों पर झोंक नहीं सकते। यह व्यक्ति सत्ता आत्मसमुहा है। कविता के प्रारंभ में इसे आत्मा की प्रतिमा भी कहा गया था। यह आत्मा का अर्थवाचक अंतर्मन नहीं है, वह इंडिविजुअली यानी व्यक्ति इकाई के अर्थ में है। जनता का सामूहिक रूप से अनेक आत्म से मिलकर बना है, अतः वह आत्म से उद्भूत हुई है। यह एक काव्यात्मक पैराडॉक्स है कि समूह इकाई से जन्मा है, लेकिन है तो सत्य। समाज की सारी शोषित इकाइयां मिलकर ही अभिव्यक्ति यानी जुझारू व्यक्ति सत्ता बनाती है। मुक्तिबोध ऐसे प्रयोगों के कुशल कारीगर थे। शब्दों में वे नए अर्थ अनुषंग भरते थे। उनकी बारीक कलाकारिता को न समझ सकने के कारण उनकी कविता के विषय में उलूल जुलूल धारणाएं पतनाई जा रही है। इसीलिए आत्मसंभव में से अस्मिता निकाल ली गई और कविता के दर्दीले फैलेपन की मिठास की अवहेलना कर दी गई। इस मिठास का अनुभव करने के लिए श्रद्धा संबल नहीं, सच्चित वेदना का संबल जरूरी है। वह तभी उपलब्ध होगा जब मुक्तिबोध के साहित्य का मध्यवर्गीय पाठक भी जिंदगी के दलदल कीचड़ में धंसकर वक्ष तक पानी में फंसकर क्रांतिकारी विचारधारा का कमल प्राप्त कर ले और मुक्तिबोध की तरह महसूस से ये कहे कि अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है कि मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ। ये उनकी कविता की पंक्ति है। अपने इस विश्लेषण के दौरान श्री चंचल चौहान को लगता है और एक बात कह जाते हैं, वो प्रकारांतर से इस संदर्भ में यानी हिंदी कविता के संदर्भ में होने वाले काव्यालोचन पर भी संकेत करते हैं। वे लिखते हैं कि हिंदी समीक्षा का एक और पहलू रहा है, वह रूपवादी समीक्षा का एंटीथीसिस था। ऐसा आशय वस्तुवादी या कथ्यावादी समीक्षा से है।
इस पद्धति के समीक्षकों में ज्यादातर पुराने प्रगतिवादी समीक्षक थे। ये समीक्षक अपने युग की वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से जुड़े हुए थे और रूपवाद से टकरा रहे थे। इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा का योगदान सबसे अधिक रहा, मगर वस्तुगत परिस्थितियों और व्यक्तिगत प्रयास के अभाव में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति गहरे चिंतन की कमी से ग्रस्त हो गई। इसके सौंदर्य शास्त्रीय तथा दर्शन स्तर के प्रश्नों के टक्कर नहीं ली। कोरा वस्तुवाद एक दूसरे प्रकार का भाववादी होता है। फायरबाग का मटेरियलिज्म भाववादी ही था। मुक्तिबोध ने प्रगतिवादी समीक्षा की इन्हीं कमियों को पहचाना था, मगर अधूरे काम को पूरा करने की वे सिर्फ शुरुआत कर पाए थे, लेकिन वह शुरुआत अपेक्षित रूप से आगे न बढ़ पाई। कारण जो भी हो, इसलिए आज कविता की वस्तु को लेकर जो समीक्षा सामने आती है उसमें वस्तु के कविता में हो जाने की पहचान पाने की कोशिश की ही नहीं जाती, या की जाती है तो उसका प्रमुख आधार वस्तु भर होता है, वस्तु का कवितापन नहीं। अब मैं काव्य कला की बात यहाँ पे करता हूँ। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध की कविताओं में तथ्य वस्तु को लेकर ही नहीं, उनमें अभिव्यक्त अवचेतन की भूमिका आदि को लेकर भी कई सवाल किए हैं। प्रकारांतर से उनकी काव्य कला के संबंध में विचार करते हुए उन्होंने जो बातें अपनी पुस्तक नई कविता और अस्तित्ववाद में लिखी हैं, उन्हें यहाँ क्रमशः मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे वो कहते हैं, अभिव्यक्ति का अटकाव, गुरु मित्र का योगदान तथा अवचेतन की भूमिका, कला के विकास के माध्यम से उनका विचार अनुशीलन अन्य विद्वानों विचारों के प्रकाश में किया जा रहा है। जैसे वो कहते हैं अभिव्यक्ति का अटकाव, कि उनकी अभिव्यक्ति कहीं अटकती है। डॉक्टर शर्मा मुक्तिबोध की कविता की प्रेषणीयता को कम बल्कि ज्यादातर उनकी कविता की अभिव्यक्ति की पूर्णता को लेकर ही जैसे अपने सवालों के घेरे में मुक्तिबोध की कविता को रखकर देखते हैं। डॉक्टर शर्मा अपनी तरह से लिखते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह मुक्तिबोध के साथ मेरी समस्या होती है, अक्सर ही पाठकों को होती है। मैं भी एक साधारण पाठक हूँ। अव्वल तो पढ़ने की ईमानदारी की बात, रचना की दीर्घकाय विराटता हताश करती है, यानी अंधेरे में कविता उन्हें हताश करती है, लंबी है इसलिए। इस तरह ईमानदारी की बात करने वाले इस दुनिया में कम है। लंबी कविता पढ़कर उसके बाद दूसरी समस्या होती है समझने की, होती थी कहना चाहिए, क्योंकि पढ़ लेने और अर्थ भाव और व्यंजनाएं हृदयंगम कर लेने के बाद कविता हृदय पर चेतना पर हावी हो जाती है। आप मुक्तिबोध के चित्रों का पैटर्न समझने के बाद उन्हें उम्र भर नहीं भूल सकते। शमशेर बहादुर सिंह ने समर्थ कलाकार होने के नाते अपनी समस्या हल कर ली। वह चित्रकार भी हैं, इसलिए संभव है कि मुक्तिबोध के चित्रों को पैटर्न समझ लेना उनके लिए आसान हो। किंतु ऐसा लगता है कि शमशेर बहादुर सिंह मुक्तिबोध की सुबोधता के बारे में जरूरत से ज्यादा आशावादी हैं। उनकी कविता ब्रह्म राक्षस की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि यह भयानक अंश निम्न वर्गों का सार्वभौम शोषण है। यही है ब्रह्म राक्षस, एक व्यापक विद्रूप जो व्यक्ति को आतंकित करता है। ब्रह्म राक्षस शोषण का प्रतीक हो जाता है कुछ कविताओं में, किंतु यहाँ उद्धरण चिन्ह लगाकर शमशेर बहादुर सिंह ने एक विशेष कविता की ओर संकेत किया है। इस कविता के अंत में मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस का सजल शिष्य होना चाहते हैं, जिससे कि उसका अधूरा कार्य पूरा कर सकें। यह कविता बहुत लंबी नहीं है, फिर भी ब्रह्म राक्षस का नाम धोखा देता है। स्पष्ट ही मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस के शिष्य होकर शोषण के अधूरे काम को पूरा करना नहीं चाहते, ये डॉक्टर शर्मा ने कहा। डॉक्टर शर्मा के बाद डॉक्टर नामवर सिंह को उद्धृत करते हुए अन्य कवियों के साथ मुक्तिबोध की इस कविता के लिए नहीं बल्कि उनकी रचनाओं के लिए लिखे गए को रखते हैं वो रामविलास शर्मा, कि जिनके संवेदनशील मन में एक और मध्यम वर्गीय संस्कारों के कटु अतृप्ति थी, तो दूसरी ओर नवीन सामाजिक चेतना को बौद्धिक रूप से स्वीकार करके व्यवहारिक रूप से ग्रहण करने की ललक। इस अंतर्द्वंद ने इन संवेदनहीन कवियों को अभिव्यक्ति को अस्पष्ट और उलझन में डाल दिया। मैं इसको इस वजह से पढ़ता हूँ कि जिनके संवेदनशील मन में एक और मध्यवर्गीय संस्कारों की कटु अतृप्ति थी, मध्यम वर्गीय संस्कारों की, दूसरी ओर नवीन सामाजिक चेतना को बौद्धिक रूप से स्वीकार करके व्यवहारिक रूप से ग्रहण करने की ललक। इस अंतर्द्वंद को इन संवेदनशील कवियों की अभिव्यक्ति को अस्पष्ट और उलझनपूर्ण बना दिया। इन्होंने कविता के रूप विधान को ही अधिक ध्यान दिया, ये ऐसा शर्मा कह रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने अभिव्यक्ति के अटकाव को उपयुक्त रूप से सामने रखकर ब्रह्म राक्षस कविता के संबंध में अपना विश्लेषण दूसरे विश्लेषकों के मत के सामने रखते हुए स्पष्ट किया, जैसा अस्पष्टता के आरोप को सही प्रमाणित कर दिया। लेकिन इसी प्रसंग में विचार करते हुए मैं चंचल चौहान की बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं निर्भय जी, मैंने जो बात कही है वो आलोचकों के आईने में कही। यदि मैं अपनी बात इस थीसिस में करता तो शायद मेरी थीसिस अस्वीकार कर दी जाती, इसलिए मैंने उन आलोचकों को ढूंढा जो इस बात को काट सके।
तो चंचल चौहान ने जो बात कही है कि ब्रह्म राक्षस परितज्ञ सुनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बैठा है, यह बावड़ी उसका अंतर्मन है, यह बावड़ी उसका अंतर्मन है। ठंडे अंधेरे में से निष्क्रियता का अर्थ ध्वनि स्पष्ट है। उसके जटिल भावबोध और आत्मसंघर्ष एंटीथीसिस के संघर्ष के प्रतीकों में व्यक्त हुआ है। बावड़ी के घेर डाले खूब उलझी हैं। यह उलझन विगत और आगत की एंटीथीसिस से उपजी है। यह संघर्ष अजनबी किसी बीती हुई श्रेष्ठता और गहन अनुमानिता के बीच है। यह उलझन यथास्थिति और प्रगति की कामना के एंटीथीसिस के संघर्ष को रूपायित करती है। इस संघर्ष को मुक्तिबोध ने कविता के चौथे और पांचवें अंशों में प्रतीकात्मक रूपों में व्यक्त किया है, जिसे सावधान पाठक ही समझ सकता है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी टगरता के सफेद फूल हैं, उसके पास लाल फूलों का लहकता छोर, वह मेरी कनेर है। ये श्वेत पुष्प लाल फूल क्या है? मुक्तिबोध के काम में श्वेत रंग शोषण परंपरा से जुड़े, सफेद पोष मध्यम वर्ग की विचारधारा के अर्थ में और लाल रंग मार्क्सवादी विचारधारा के अर्थ में कई बार प्रयुक्त हुआ है। शोषण परंपरा टगर है और उसकी एंटीथीसिस लाल फूलों वाली कनेर नई विचारधारा की प्रतीक है। वह बुलाती एक खतरे की तरफ। कवि इन खतरों से बचकर बौद्धिक जुगाली करता है, इसीलिए वह आत्मसंघर्ष की स्थिति में, जाने किन खतरों से जूझे जिंदगी। वह अनिर्णय की स्थिति में तब तक रहता है जब तक अपने को वर्गापसृत नहीं कर लेता, जिसको हम कहते हैं यानी व्यक्तित्वांतर नहीं कर लेता, डी क्लास नहीं कर लेता। अंधेरे में कविता की वह परिणित होकर सोचता है कि अभिव्यक्ति के सारे कथरे उठाने ही होंगे, लेकिन यह उसके लिए तब संभव हो पाता है जब वाचक अपने अंतर्मन के भीतर बैठे ब्रह्म राक्षस कार्य क्षमता से वंचित व्यक्तित्व के व्यक्तित्ववाद का वध कर देता है। इस तरह हम कह देखते हैं कि मुक्तिबोध की अभिव्यक्ति में अटकाव नहीं है, बल्कि कविता की संश्लिष्टता के कारण जटिलता भले ही है, पर वह जटिलता श्री चंचल चौहान खोल कर रख देते हैं कि कविता की अपनी संवेदनात्मक गहराई और उसमें निहित प्रसंग पूरी तरह से पाठक को सामने लाते हैं। अब जो अंतिम एक और चैप्टर है जिसमें उन्होंने गुरु पुत्र की बात की है, ये तो बहुत लंबा है मेरे ख्याल से। इस चैप्टर में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, निर्भय जी आप बताएं कैसा क्या है। हेलो, अब क्या बहुत लंबा है? हाँ जी लंबा है ये बहुत, क्योंकि मैं बिल्कुल अधूरा छोड़ दूंगा तो शायद कुछ रह जाएगा। नहीं तो आप बोल दीजिए, उसको बताइए ना, उसको बोलिए। हाँ, गुरु मित्र का योगदान और अवचेतन की भूमिका, ये उन्होंने एक चैप्टर बनाया है रामविलास शर्मा ने। मुक्तिबोध के अंतर्मन की खोज के लिए आतुर डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं कि मुक्तिबोध की मनोरचना ऐसी है कि उसमें विवेक और तर्क बुद्धि उनके भावों और संवेदना से टकराती है। इसलिए विवेक का रंधा चलता है, व्यक्तित्व छिला जाता है। भावों और संवेदना का संसार उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे भाव और संवेदन अधिकतर स्वतः स्फुट और तर्क से परे जान पड़ते हैं। वो आरोप लगेंगे इनके पास तर्क नहीं है। केशव के योग की बातें रहस्य की मर्मभेदी डरावने अंधेरे की भांति उन्हें आकर्षित करती है। उन्हें लगता है कि वह गुहाओं के अंधेरे में चले जा रहे हैं। वहां किसी स्त्री की मर्मभेदी पुकार सुनाई देती है। इस सब का कोई तर्क संगत कारण नहीं है, सब एक अथाह जल से भरा हुआ रहस्य लोक है। इसकी था लेने के लिए तर्क बुद्धि काम नहीं आती। सहज बोध, मन को स्वतः स्फूर्त क्रियाओं और सूक्ष्म संवेदनाओं का सहारा लेना ही पड़ता है। कभी कभी सहारा देने के लिए एक बाहर का व्यक्तित्व होता है, कभी उसके सामने अपने को हीन पाता है, पर उसकी ओर तेजी से आकर्षित होता है। मुक्तिबोध के व्यक्तित्व में किसी का सहारा पाने की प्रबल आकांक्षा है, पर वह साधारण कोटि की पर निर्भरता नहीं है। यह निर्भरता वैसी है जैसे पूर्ण ज्ञान की तलाश करने वाले शिष्य की गुरु के प्रति होती है। ये उन्होंने लिखा रामविलास शर्मा जी ने। एक स्थान पर डॉक्टर शर्मा मुक्तिबोध की कविता में गहरे अवचेतन पर विचार करते हैं और अपनी बातें इस तरह प्रस्तुत करते हैं। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह कथा में वह व्यक्तित्व निर्माण में चेतन मन की अपेक्षा अवचेतन मन की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं व्यक्तित्व के निर्माण की कार्य कारण परंपरा का यदि अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि व्यक्तित्व निर्माण में चेतन मन का रोल बहुत कम होता है और उससे कम रोल संकल्प शक्ति का। दोनों के रोल निसंदेह कम होते हैं, लेकिन होते ही बहुत महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण कि उन्हीं के कारण मनुष्य है। ये जो बात है रामविलास शर्मा ने कही है उनको कोट करते हुए। इसी संदर्भ में थोड़े से भिन्न प्रकार को विचार रखते हुए अगले पृष्ठ पर डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि इसी प्रकार चंबल की घाटी में कविता में टीला अकेला है। वह स्वप्न से जागकर
स्वप्न से जाकर हवा से कुछ कहता है। उसका आशय यह है कि वायु गुरु के समान मन पर आघात करे, जिससे कि भावराशि मूल्यवान विचार अवचेतन में संचित हैं वो फूट कर बाहर आ जाए। रहस्यवादियों की सी भाषा में मुक्तिबोध लिखते हैं। कविता की पंक्तियां हैं। टीले ने स्वप्न से जाग कहा हवा से, ओ नवयात्री अगणित प्रकाश वर्षों की यात्राएं दो मुझे। व्यक्तित्व घात तुम्हारा ज्ञान का आघात तृणित प्रहार सा प्राप्त हो ऐसा कि पाषाणी अरुण रेणु भपके व उड़ जाए जा बसे नक्षत्रों में सहसा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अवचेतन के संबंध से मुक्तिबोध के इस काव्य लेखन के प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। लेकिन जहां तक उपयुक्त कविता खंड के संबंध में जो चंबल घाटी के संबंध में उद्धृत किया है, पिछले ही पृष्ठों पर चंचल चौहान ने टीले का अपने व्यक्तित्व के रूपांतरण के संबंध में पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। डॉक्टर शर्मा के उपकथनों से कुछ अति महत्वपूर्ण वाक्य खंड है जिसका उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ। जैसे तर्क संगत कारण नहीं है, वह साधारण कोटि पर निर्भरता नहीं है। अगले पैराग्राफ में लिखा है उन्होंने, वायु गुरु के समान आघात करे, मूल्यवान विचार फूटकर बाहर आ जाए। इस संदर्भ में मेरे विचार से डॉक्टर शर्मा ने जिन प्रसंगों को उद्धृत किया वे स्वयं अवचेतन की गहराई को व्यक्त करते हैं और उसके महत्व को ही, जो उन्होंने कहा है ना कि तर्क संगत कारण नहीं है ना। लेकिन डॉक्टर शर्मा का विचार है कि मुक्तिबोध का अवचेतन साधारण लोगों के अवचेतन से कुछ अलग था। लेकिन जब मुक्तिबोध भी स्वयं अपने विचार व्यापार में अवचेतन के मूल्यवान विचार की बात करते हैं तो वे संचित अवचेतन के व्यापार में एक तरह से सुविचारित परंपरा को ही पाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने उपयुक्त उदाहरण में जब साफ साफ कह दिया कि चेतन मन का रोल और संकल्प शक्ति दोनों के रोल इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हीं के कारण मनुष्य मनुष्य है, तब तो मुक्तिबोध स्वयं एक सतर्क चेता व्यक्ति है और यह बात उनकी मार्क्सवादी सोच के करीब की है। फिर उसके बाद यदि डॉक्टर शर्मा अवचेतन को इतना बाधक या गहरा मानते हैं तो वह अपने उनके मार्क्सवादी होने के लिए ठीक नहीं है। तो इस जगह मुझे उनकी कविता की श्रेष्ठता को ध्यान में रखकर यह बात आ जाती है जो गंगाधर झा ने अवचेतन की भूमिका पर लिखते हुए कहा था। ये गंगाधर झा सागर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वे लिखते हैं कि पहले कदम पर यथार्थ की उपेक्षा करके कलाकार मनस्तापी के समान व्यवहार करता है। पहले कदम पर यथार्थ की उपेक्षा करके कलाकार मनस्तापी के समान व्यवहार करता है। यथार्थ को नामंजूर करके अपना संसार रचकर वह मनोविक्षिप्त के पथ का अनुसरण करता है। फिर भी इन दोनों की नियतों में कैद होने से वह इसलिए बच जाता है कि जहां से वह गया है वहां से बाहर निकल आने का रास्ता वह कभी नहीं भूलता। उसका असंतोष चूंकि सबका असंतोष है, इसलिए वह निचाट अकेलेपन की काली गुफा उसे निगल नहीं पाती। यह असंतोष खुद यथार्थ का एक हिस्सा है, इसलिए यथार्थ से उसका नाता मजबूती से जुड़ा रहता है। समाज और यथार्थ में यह अटूट भागीदारी उसकी फंतासियों के जीवन को उदात्तीकरण का एक उदाहरण बनाती है। ये गंगाधर झा का एक कोटेशन है। तो इस तरह कवि मुक्तिबोध अपने अवचेतन का मार्क्सवादी सतर्कता से जैसे जैसे जाने अनजाने उपयोग करके उसकी शक्ति को अपनी एंटीथेसिस की प्रक्रिया को आधार पर अपने संकल्प के लिए, अपनी कविता के लिए, अपनी संवेदनात्मक उद्देश्यों के लिए हासिल करते दिखते हैं। इससे कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो अवचेतन से अपना जो पूरा ताकत है वो ग्रहण करते हैं, उससे वो कमजोर नहीं पड़ते। फिर अगला चैप्टर है कला का विकास। डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं कि मुक्तिबोध की काव्य कला क्रमशः विकसित हुई है। उनकी बात की कविताओं में अपेक्षाकृत अधिक नाटकीयता है, किंतु वह मूलतः आत्मगत भावों की मनोदशाओं और निकटवर्ती परिवेश के चित्रकार हैं। नाटकीय कविताओं में सामान्यतः एक ही व्यक्ति बोलता है, दूसरे व्यक्ति की बातचीत जहां तहां उसी एक वक्ता के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती है। अंधेरे में कविता का काव्य नायक आदि से अंत तक बोलता है, उसका आदर्श प्रतिरूप एक बार भी नहीं बोलता। गांधी जी या विभाजित व्यक्तित्व वाला पागल जो कुछ भी कहते हैं उसे पाठक काव्य नायक के माध्यम से ही सुनता है। आसमानी आवाजों की तरह कहीं किसी पक्षी ने कहा, वह सब वक्ता के माध्यम से ही पाठक सुनता है। यह कला मुक्तिबोध की कहानी कला से मिलती जुलती है। ब्रह्म राक्षस में आदि से अंत तक कवि ही बोलता है। इस दृष्टि से मुक्तिबोध की ये कविताएं अंग्रेज कवि ब्राउनिंग की उन रचनाओं से मिलती जुलती हैं जिन्हें डेमेटिक मोनोलॉग कहा गया है। कवि विभिन्न पात्रों का संघर्ष चित्रित नहीं करता, वह मुख्यतः काव्य नायक का अंतर्द्वंद चित्रित करता है। जैसा उनका आत्म केंद्रित व्यक्तित्व है वैसा ही आत्म केंद्रित उनका काव्य है। अपनी मनोदशाओं और अपने अंतर्द्वंद का चित्रण कवि का प्रधान लक्ष्य है। उनकी कविताओं का अध्ययन करते समय उनकी बिंब योजना पर ध्यान देना आवश्यक है।
बिंबों का प्रतीकार्थ बौद्धिक स्तर पर बदलता रहता है, किंतु बिंब स्वयं बहुत कम बदलते हैं। इसका कारण यह है कि बिंब चेतना के जिस स्तर पर उभरते हैं वह बौद्धिक नहीं है। मुक्तिबोध की मनोरचना को समझने में उनके काव्य बिंब की योजना का अध्ययन आवश्यक होता है, ऐसा डॉक्टर शर्मा ने कहा। डॉक्टर शर्मा इसके आगे कहते हैं कि मुक्तिबोध की एक प्रवृत्ति यह है कि बाहर जो दिखाई देता है उस पर अपनी भाव दशा आरोपित करते हैं, ये उन्होंने कहा, किंतु इससे भिन्न अनेक रचनाओं में बाहर की दुनिया की वस्तुगत चित्रण मिलता है। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता में कारखाने, उसकी चिमनियां, बड़े पुल, पथरीले नालों, हरिजन बस्ती की गलियों का चित्रण ऐसा ही है। इससे आगे बढ़कर मुक्तिबोध बिंबों का सहारा छोड़कर सीधे पूंजीवाद की कठोर आलोचना करते हैं। तार सप्तक में पूंजीवादी समाज के प्रति उनकी ऐसी ही कविता है, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। यहाँ इसके आगे डॉक्टर शर्मा जैसे सार रूप में अपनी बातों को रखते हुए लिखते हैं, मैं सारी उनकी उन्हीं की बातें कह रहा हूँ अभी। मुक्तिबोध की रचनाओं का ढांचा एक सा नहीं है, ना उसका काव्य कौशल एक ही सांचे का है। जो कुछ अद्भुत है उसके चित्रण में उन्हें सर्वाधिक सफलता मिली है। उनके दो स्वप्नों में त्रास है तो अद्भुत वस्तुओं के चित्र में उतना ही कौतूहल मिश्रित हास्य है। यह स्वप्न की ऐसी दुनिया रचते हैं जो साधारण विवेक के लिए वे सिर पैर की होती है। उन्हें ऐसे चित्र खींचने में आनंद आता है जैसे बच्चों को दानवों और राक्षसों की कहानियों में आता है। उनकी फैंटेसी की विशेषता यह है कि अनेक वस्तुएं फैंटास्टिक रूप में अतिरंजित, विकृत, हास्यास्पद होकर प्रस्तुत होती है। यथार्थ चित्रण का यह एक तरीका है और उसमें कोई दोष नहीं, जब तक कि मुक्तिबोध के शब्दों में वास्तव रूप को निरपेक्ष भाव से देखने के बदले मन उस पर लद ना जाए, धुप ना जाए। अब मैं अपनी बात इन पर कहता हूं जो उन्होंने कही है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर शर्मा के उपयुक्त विवेचन या विश्लेषण को पढ़ने के बाद कहा जा सकता है कि वे आत्मगत भावों वाला मुक्तिबोध का आत्म केंद्रित व्यक्तित्व मानते हैं। उनकी कविता में बिंब चेतना के जिस स्तर पर उभरते हैं वह बौद्धिक नहीं है। दूसरी ओर वे साधारण विवेक को इतना महत्व दे डालते हैं कि कवि की कलात्मक जटिलता को जैसे पीठ मोड़कर इस भाषा में बात करते हैं कि वह स्वप्न की ऐसी दुनिया रचते हैं जो साधारण विवेक के लिए बेसिर पैर की होती है। पता नहीं यह बात कहाँ तक कितनी सही है, फिर भी विचारणीय अवश्य है। शायद ऐसी ही बातों को ध्यान में रखकर चंचल चौहान ने जो कहा वो मैं कहना चाहता हूँ। चंचल चौहान कहते हैं कि मुक्तिबोध की रचनाओं के पीछे एक विश्व दृष्टि है। यह विश्व दृष्टि शोषित जन से प्रतिबद्धता के विज्ञान मार्क्सवाद ने दी है। उनकी समीक्षा दृष्टि के मूल में यही दृष्टि है। उन्होंने प्रगतिवादी समीक्षकों की मात्र वस्तुवादी तथा स्थूल समाज विवेचना को उन्होंने स्वीकार न कर कृति के सौंदर्य शास्त्रीय तथा मनोविश्लेषणात्मक विवेचन के द्वारा समाज शास्त्रीय विश्लेषण पर बल दिया। जब तक हम, जब उनकी मुक्तिबोध में जो बात कही है वो कह रहे हैं चंचल चौहान जी कि जब तक हम समीक्ष साहित्य का मनोवैज्ञानिक सौंदर्यात्मक विवेचन के द्वारा समाज शास्त्रीय विश्लेषण नहीं करते तब तक हम उसके अंतर स्वरूप का, उनकी क्षमताओं तथा सीमाओं का पूरा विवेचन तथा मूल्यमापन भी नहीं कर सकते। उन्होंने आलोचकों से अपील भी की थी, ये मुक्तिबोध ने, लेखक के संवेदनात्मक उद्देश्यों को पहचान कर उनकी कलाकृति का विवेचन किया जाना चाहिए। जो मैं विनोद कुमार शुक्ल के संबंध में भी बात कह रहा हूँ कि लेखक को संवेदनात्मक उद्देश्यों को पहचान कर उनकी कलाकृति का विवेचन किया जाना चाहिए तथा उसके संवेदनात्मक उद्देश्यों और अंतरानुबंधों को व्यापकतर मानव सत्ता के तथ्यों से जोड़ना चाहिए, जो अपन विनोद कुमार शुक्ल के संबंध में भी ये बात कह रहे हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है, ये मुक्तिबोध का मैंने कोटेशन पढ़ा, यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि लेखक की कलाकृति के माध्यम से उसका संवेदनात्मक उद्देश्य कैसे जाना जाए। कवि जिस कृति की रचना करता है उसमें वह कुछ साधनों का प्रयोग करता है। मेरा विचार है यदि हम इन साधनों पर वैज्ञानिक यथार्थवादी दृष्टि से कवि के संपूर्ण कृतित्व के परिप्रेक्ष्य में गहराई से विचार करें तो रचना के अर्थ और कवि के संवेदनात्मक उद्देश्यों को जानने में कठिनाई ना होगी। संप्रेषण के माध्यम जो प्राय बिंब, प्रतीक और वक्तव्य होते हैं स्वयं स्वतंत्र नहीं होते। वे कवि की वर्गीय स्थिति, उसके सामाजिक ऐतिहासिक गुण, दास युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग, उसकी कला विरासत तथा वैयक्तिक प्रयत्नशीलता से भी निर्मित होते हैं। ये बात मुक्तिबोध की है जो उन्होंने कही है कि कोई भी जो संप्रेषण के जो माध्यम होते हैं वो बिंब, प्रतीक और वक्तव्य होते हैं, स्वयं स्वतंत्र नहीं होते। वे कवि की वर्गीय स्थिति, उसके सामाजिक ऐतिहासिक युग,
और उसकी कला विरासत और व्यक्तिक प्रयत्नशीलता से ही निर्मित होते हैं। इसलिए मुक्तिबोध की कलात्मक ऊंचाइयों के संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा के विचार और उसी से संबंधित दूसरे आलोचकों के विचारों को सामने रखकर मुक्तिबोध की कलात्मक क्षमता को समझने का यह उपक्रम संपूर्ण रूप से आगे का रास्ता तय करता है। निश्चित रूप से डॉक्टर शर्मा का योगदान कम नहीं है, लेकिन एक तरफा है जिसको मैंने दूसरे आलोचकों के क्रम में देखा है। अब अंतिम बात मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, जो छोटी सी बात है, थोड़ी सी बड़ी भी है, कि डॉक्टर शर्मा अपनी पुस्तक के उपसंहार में बेहद गहराई और मंथन मनन से चिंतन में जिस तरह को अभिव्यक्त किया है, उसे मुक्तिबोध के काव्य के संबंध में बेहद स्पष्ट और अपेक्षाकृत मूल्यवान चित्र उपस्थित होता है। यहाँ यह कह देना जरूरी समझता हूँ कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो सवाल मुक्तिबोध की कविता को लेकर उनके संबंध में उठाए हैं, उन पर विभिन्न आलोचकों के मतों को प्रकाश में विचार करते हुए, डॉक्टर शर्मा के काव्यालोचन की गहराई को आत्मसात करते हुए उसे प्रस्तुत किया है मैंने। लेकिन यह बात भी जरूरी है कि डॉक्टर शर्मा ने मुक्तिबोध के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण रूप से उन्हें रेखांकित तो किया है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि भारत के संविधान होने के समय दो काम एक साथ हुए। एक और भारत जैसा अनेक देश साम्राज्यवादी दास्ता से मुक्त हुए, दूसरी ओर स्वाधीन देशों पर नए नए रूपों में साम्राज्यवादी दबाव भी बढ़ा। साम्राज्यवाद के इस आर्थिक प्रभुत्व के साथ उसके सांस्कृतिक प्रभुत्व का विस्तार करने का सुनियोजित प्रयत्न किया गया, जिसमें राजनीति के क्षेत्र से प्रगतिशील विचारधारा को यथासंभव बाहर रखना, ऐसी विचारधाराओं का प्रसार करना जिससे मानव प्रगति में विश्वास टूट जाए। इस समय अनेक लेखक जो प्रगतिशील साहित्य आंदोलन के साथ थे पीछे हटने लगे। पीछे हटकर वह या तो रहस्यवाद की ओर आ गए, या भारत के लिए या विश्व पूंजीवाद ने जिस विचारधारा का प्रयोग सर्वाधिक किया वह थी अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद का प्रभाव सबसे ज्यादा नई कविता के आंदोलन में दिखाई दिया। ये उनका कोटेशन है रामविलास शर्मा जी का। मुक्तिबोध को इस बात का श्रेय है कि हिंदी के बुद्धिजीवियों में जिस नए अवसरवाद का विकास हुआ उसे उन्होंने पहचाना, उसकी प्रगति विरोधी स्थापनाओं का खंडन किया। यह काव्य अनुभूति का सरलीकरण प्रस्तुत करता है। यह एक संतुलन का नाटक है। इसके विपरीत मुक्तिबोध ने स्वाधीनता आंदोलन के प्रति सकारात्मक रूप बताया और कविता तथा गद्य दोनों में उन्होंने लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि की भूमिका का महत्व स्वीकार किया। यह स्वीकृति पूरी तरह से वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। यह नहीं कहा जा सकता, किंतु यह अंधश्रद्धा नहीं है। जयशंकर प्रसाद का साहित्य नई राष्ट्रीय चेतना से अभिप्राणित है, यह उन्होंने स्वीकार किया। यह स्पष्ट है कि अस्तित्ववादियों के विपरीत छायावादी साहित्य के प्रति मुक्तिबोध का दृष्टिकोण सकारात्मक था। वह उस साहित्य की गरिमा को स्वीकार करते थे। मुक्तिबोध ने सन 36 के आसपास लिखना शुरू किया। 1942 में उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा अपनाई, किंतु उस समय उन्होंने जो कविताएं लिखी वे भाववादी विचारधाराओं के प्रभाव से मुक्त नहीं है। मुक्तिबोध के काव्य में यह लघु मानव और महामानव का अंतर्बोध कभी समाप्त नहीं होता, ये रामविलास शर्मा कहते हैं। सौभाग्य से मुक्तिबोध अपनी कविताओं में सर्वत्र इस आदर्श रूप से पीछे नहीं दौड़ते। अनेक कविताओं में उन्होंने व्यक्तित्व के रूपांतरण को मुख्य समस्या के रूप में चित्रण किया। इसे बदलने की क्रिया सर्वहारा वर्ग के संपर्क से संपन्न होती है। व्यक्तित्व के रूपांतरण की समस्या निश्चित रूप से अस्मिता की खोज की समस्या नहीं है। ये उन्होंने रामविलास शर्मा को भी नामवर सिंह को भी जवाब दे कहा है कि वो दोनों बातें। काव्य की रचना प्रक्रिया के बारे में मुक्तिबोध के चिंतन पर भाववादी विचारकों का प्रभाव है। ये प्रभाव व्यक्तित्व के रूपांतरण से बाधक होते हैं। मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष सामाजिक दृष्टि से अपनी वर्ग स्थिति को छोड़कर अन्य वर्ग में तादात्म्य स्थापित करने की कठिनाई से उत्पन्न होता है। ये बातें उनकी उसमें लिखी हुई है जो मैंने छांट के निकाली है, जो मुक्तिबोध के पक्ष में होती है। मुक्तिबोध के काव्य में जगह जगह जो अपराध बोध या अतिरंजित रूप मिलता है वह मार्क्सवादी दायित्व बोध से भिन्न है। विभाजित व्यक्तित्व की आधारण स्थिति से मुक्तिबोध परिचित थे। उन्होंने अपने काव्य में इसका चित्रण किया है। वह अवचेतन में झांककर उसकी शक्ति को पहचानने का प्रयत्न भी करते हैं। यह अवचेतन जीवन शक्ति का आधार है और काव्य रचना से इसका संबंध है। मुक्तिबोध को केवल अधिक विकसित ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान की तलाश है। वह देश काल की सीमा लांघकर सूर्य की विस्फोटककारी केंद्र से मनुष्य की आत्मा का संबंध स्थापित करते हैं। ये सारी भाववादी प्रवृत्तियां मुक्तिबोध की चेतना में मार्क्सवाद से टकराती हैं। मुक्तिबोध को उनकी कविताओं से अलग करके देखना संभव नहीं है। भारी उलझनों के बीच मुक्तिबोध हथियार डालकर बैठ नहीं जाते। विभिन्न स्तरों पर वह निरंतर संघर्ष करते हैं और आत्मकेंद्रित होते हुए भी वह समाज को आंखों से ओझल नहीं होने देते। उनकी कला विकसित हो रही थी, क्योंकि कला का विकास अभी करते जाना है। मुक्तिबोध ने मार्क्सवाद से यह सीखा कि पूंजीवादी समाज व्यवस्था को बदले बिना क्या निम्न मध्यम वर्ग, क्या श्रमिक वर्ग, इनकी मूल समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।
समाज को बदलने के लिए संघर्ष आवश्यक है। मुक्तिबोध यहाँ मार्क्सवाद की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करते, उन सीमाओं के भीतर रहते हुए सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका व स्वीकार करते हैं। यह एक रोचक बात है कि मुक्तिबोध की कविता जहां भी मजदूर दिखाई देते हैं, वहां उनके लिए ना तो आत्मनिर्वासन जैसी कोई समस्या है, ना व्यक्तित्व विभाजन की समस्या है, ना व्यक्तित्व के रूपांतरण की समस्या है। मुक्तिबोध के लिए मजदूर वर्ग एक स्वस्थ वर्ग है, जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शक्ति है। ये उन्होंने स्वीकार किया। समस्या किसकी है? मध्यम वर्ग की है। मुक्तिबोध ने पूंजीवादी समस्या व्यवस्था के अंतर्गत तरह तरह के समझौता करने वालों की कठोर आलोचना की है। ऐसे समझौते करने से मनुष्य की क्षमता का जो विनाश होता है, उसका चित्रण भी उन्होंने किया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जिस स्तर पर उन्होंने आलोचना की है, वह मूल्यवान है। दुर्भाग्य से उनकी अभिव्यक्ति की पद्धति ऐसी है कि वह साधारण पढ़े लिखे को समझ में नहीं आती। अनेक विद्वान उनकी कविताओं का भाष्य करते हैं तो अनेक बार उलझनों में फंसे दिखाई देते हैं। ये उलझनें हमेशा कविता से पैदा नहीं होती, उन्हें भाष्यकार ही अपनी ओर से पैदा करते हैं। प्रगतिशील साहित्य के विकास के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसी स्थिति में मुक्तिबोध के पेचीदा और सकारात्मक पक्ष को आत्मसात करने से कविता के नए विकास में सहायता मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सूक्ष्मगत और सूक्ष्म असहमतियों के साथ डॉक्टर शर्मा ने मैंने अपने ढंग से लिखा है कि मुक्तिबोध की ऊंचाइयों और गहराइयों के साथ उनके अवदान को जैसे स्वीकार करते हुए लगते हैं। ऐसी स्थिति में केवल 2-3 बातें ही ऐसी रह जाती हैं जिनको यहाँ पर पुनः रखना जरूरी होगा, इसलिए भी कि यह आलोचना जितने विचार संघर्ष और संवेदनात्मक गहराई से जाकर कवि को परखती है, वह अपने आप में अप्रतिम है। पर 1-2 बातें, एक तो लघु मानव और महामानव, जो आगे चलकर जो जैसा कि मेरी समझ में आता है, वह पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। और लघु मानव एक तरह का अस्तित्ववादी धारणा, महामानव जो पूर्ण ज्ञान के समकक्ष लगता है, रहस्यवादी धारणाओं के करीब पहुंच जाता है। इन अस्तित्ववादी धारणाओं के साथ ही यदि कहना पड़े यह कि मुक्तिबोध इसे लेकर अंतर्मुखता में एक तरह से अवचेतन तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, पहुंच भी जाते हैं। काव्य रचना से जिसका गहरा संबंध होता है, ऐसा डॉक्टर शर्मा मानते हैं। तो फिर अवचेतन को लेकर डॉक्टर शर्मा उनकी मानसिक उलझने, मन की असामान्य दशा तक जाने की जरूरत क्यों समझते हैं? बड़े कवि के लिए यह अवचेतन की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए डॉक्टर गंगाधर झा कहते हैं, जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, पहले कदम पर यथार्थ की उपेक्षा करके कलाकार मनस्तापी के समान व्यवहार करता है। यथार्थ को नामंजूर करके एक अपना संसार रचकर वह मनोविक्षिप्त की पथ का अनुसरण करता है। फिर इन्हीं दोनों की नियति को कैद होने से वह इसलिए बच जाता है कि जहां भी वह गया है वहां से बाहर निकल जाने का रास्ता वह कभी नहीं भूलता। उसका असंतोष, चूंकि सत्ता असंतोष है, इसीलिए निचाट अकेलेपन की काली गुफाओं से निकल नहीं पाती। यह असंतोष खुद यथार्थ का एक हिस्सा है, इसलिए यथार्थ का उसका नाता मजबूती से जुड़ा रहता है। समाज और यथार्थ में यह अटूट भागीदारी उसको फंतासियों से जीवन के उदात्तीकरण का एक उदाहरण बनाती है। अर्थात मुक्तिबोध के अवचेतन की लगभग सभी समस्याओं को एक बड़े रचनाकार होने के नाते मेरे विचार से ध्यान रखकर चलना चाहिए। डॉक्टर शर्मा ने गहरी छानबीन तो की है। एक आखिरी बात जो उनके महामानव को लेकर कही गई है कि वह तो अजानुबाहु व्यक्ति या रहस्यमय पुरुष जिसको पा लेना ही शायद पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना जैसा है। पर विचार करें तो अंधेरे में कविता की ये पंक्तियां जिसके स्वरूप को स्पष्ट करती है, किंतु वह फटे हुए वस्त्र क्यों पहने हैं, उसका स्वर्ण मुख मैला क्यों, वक्ष पर इतने बड़े घाव कैसे हो गए, उसने कारावास दुख झेला क्यों, उसकी इतनी भयानक स्थिति क्यों है, रोटी उसे कौन पहुंचाता है, कौन पानी देता है, फिर भी उसमें मुख पर स्मित क्यों है, प्रचंड शक्तिमान क्यों दिखाई देता है। यह जो प्रचंड शक्तिमान दिखाई देता है, यह सूर्य के विस्फोटकारी केंद्र के मनुष्य नहीं, मनुष्यों की सामाजिक आत्मा की शक्ति है। इसलिए उसके मुख पर स्मित है, मुस्कान है। डॉक्टर शर्मा ने अपने चतुर्मुख पड़ताल और चेतन की अंतर्गत गहराइयों में जो परख की है, वह इस बात का कमाधिक प्रमाणित करती नजर आती है। ऐसा मैं सोच पाता हूँ। शायद यह पूरी बात सही हो। निश्चित रूप से मुक्तिबोध के महत्व को विचार कर रचना और संवेदना की तरह से विचार करना चाहिए। और डॉक्टर रामविलास शर्मा यहाँ कहाँ चूक गए हैं, मैंने अपने ढंग से इसको विवेचित किया है। निर्भय जी, आप बताएं, जो मैंने इस पूरे चैप्टर्स में ही अपनी बात नहीं, एक तो अब इस बात को, चूंकि बहुत लंबी बातचीत हो गई है, तो इस बातचीत को मैं सारांश में अंत में बस इतना इसको लेकर के हम आगे। एक तो यह कि रामविलास शर्मा चूंकि बहुत लिखे हैं और हमारी बौद्धिकता जो है, तथाकथित छद्म बौद्धिकता जो है, वो बहुत संदेह के घेरे में है। बहुत अधिक लिखने से ही बहुत आप बेहतर नहीं लिखते हैं, इसको भी मानना पड़ेगा। और मुक्तिबोध को लेकर जो उन्होंने कहा, तो मुक्तिबोध को लेकर जो उन्होंने कहा, तो इसलिए वो उनके लिए ये आसान हो गया कि ये जो मुक्तिबोध जो है,
कमायनी को लेकर वो प्रसाद को उसमें देखते हैं, जिस तरह से अंधेरे में कविता में उनको देखते हैं, ये मुक्तिबोध को देखते हैं अंधेरे में, उसी तरह से हाँ 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 प्रसाद ने भी कमायनी एक पुनर्विचार में प्रसाद को देखा है उस कमायनी में। और वो कहते भी हाँ हैं हाँ कि गजानन मानद मुक्तिबोध ने कमायनी में एक अन्य अर्थ संबंध का उद्घाटन किया है। उसमें पुनर्विचार में लिखा है, कमायनी की कथा न तो इतिहास न रूपक या विशाल फैंटेसी के माध्यम से आत्मजीवन का प्रक्षेपण या पुनर्रचना है। तो उसमें जो है हाँ। वही देखते हैं कि बिंबों और तत्व संबंध में अपने चिंतन को, अपने निष्कर्षों को प्रकट कर रहा है। उनकी दृष्टि में मनु की समस्या प्रसाद समस्या है, समझ रहे हैं। हाँ सही सही, रामविलास शर्मा वहां जी। से जो वहां से जो है वो उन्होंने ये उनका द्वंद्व नहीं है, ज्ञान का उनकी कोई ऐसी शाखा नहीं है रामविलास शर्मा के पास जो कहीं ना कहीं उससे हिंदी साहित्य का बहुत उत्थान हुआ है। इसको समझने की हाँ कोशिश करनी पड़ेगी। आपने जी अपने जी ढंग से बिल्कुल। उनका जवाब दिया है, लेकिन जी कैंपस से मैं एक चीज आपको और भी थोड़ा आपको कटु लग सकता है, हिंदी हाँ, साहित्य को कैंपस से बाहर निकालना होगा। कैंपस के ये बाहर बात में तो अगर रखेंगे तो हिंदी साहित्य का भज पिटता जाएगा और एकदम एक कहरा बन के रह देखिए जाएगा। उसमें कोई तर्क देखिए वितर्क और विज्ञान की बात नहीं होगी। मैं अपनी देखिए बात खत्म करता हूँ। जी जी बोलिए। जी, मेरा सिर्फ एक बात कहना है। ये मैंने थीसिस 1995 में की थी। उस समय मेरी स्थिति ये थी, मैं आपको बताऊं, कि यदि मैं ठीक ठीक उन पर अटैक करता तो नहीं नहीं, शायद आपने उस कह आलोचना दिया है, आपने नहीं, उस बात को, तो आपने मैंने उस उस बात तरह को से कहा। उसको किया है जो एक विद्यार्थी की तरह मैंने उसको लिया है। हाँ ना, और आपने उस इसीलिए बात को आज, कह दिया, आपने उस बात हाँ को जी कहा, तो वो जी बात आ गई है। और उसमें चूंकि जी वो वहां पर वो कमायनी में वो प्रसाद को देखते हैं मनु के तौर पर, तो उन्होंने उसको हाँ रिपीट कर दिया। लेकिन हम बात अब अपनी खत्म करते हैं इस आधार पर कि दरअसल उनकी जी समझ को देखिए। जी 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 इनकी समझ को देखिए, रामविलास शर्मा की समझ को देखिए। जी जी कि जी वो जी। कहते हैं, जी जी बोलिए 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 बोलिए, जी। समझ उनकी जो है कि वो चीजों को इस तरह से कहीं ना कहीं उलझा देते हैं कि आपको जी लगेगा कि उसमें कुछ क्लियर नहीं होता है। मैंने इस तरह से हाँ चीजों को हाँ, ये वो कह रहे हैं कि उनकी बातों से कुछ समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं। तो हाँ, इस आप बात जैसे का देखिए जवाब, ना, वो एक जगह लिखते हैं, अब यहीं पर हम लोग बात खत्म करेंगे। और कैसे वो जी चीजों को मुक्तिबोध के दुश्मन हुए, फिर कहीं ना कहीं चूंकि मुक्तिबोध के इसलिए दुश्मन हुए क्योंकि प्रसाद पर उन्होंने लिखते हैं। अब वो जी जी। रामविलास शर्मा लिखते हैं, जो उनकी किताब है, वो रहस्यवाद को कामायनी एक लेकर जो पुनर्विचार, लिखते जी हैं। हाँ, रहस्यवाद को लेकर लिखते तो हैं। उसमें वो लिखते हैं जो रहस्यवाद को लेकर, छायावाद और रहस्यवाद पर जो वो टिप्पणी करते हैं, उसमें लिखते हैं कि साहित्य में रहस्यवाद की विचारधारा एक विज्ञान विरोधी, प्रगति विरोधी विचारधारा है। ध्यान दीजिएगा, हाँ हाँ, ये लिख रहे हैं वो। इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ ये कह रहे हैं प्रसाद के सामने उनकी भी उनको लेकर लिखने की हिम्मत नहीं हुई। एक तो निराला जी को वो पकड़ लेते हैं, निराला जी और उनका मन विचार, मीडियोक्रिटी जो मिलती है, समाज की जो मीडियोक्रिटी है, वैचारिकता में मुक्तिबोध के सामने वो टिकते नहीं है, वो आते नहीं है वो जी रामविलास शर्मा। अब वो जो कह रहे हैं इसको सुनिएगा, वो लिख जो रहे हैं जी कि साहित्य में रहस्यवाद की विचारधारा एक विज्ञान विरोधी, प्रगति विरोधी विचारधारा है। रांगेय बिल्कुल। राघव का चिंतन कितना लचर और उलझा हुआ है, इसका सबसे बड़ा सबूत उनकी रचनाओं में रहस्यवाद की स्थापना है। आप इसको यहाँ पर प्रसाद को भी मान के चलिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रगतिशील साहित्य में रहस्यवादी उलझनों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, जबकि रांगेय राघव की पुस्तक मेधावी, पंत, महादेवी और प्रसाद की रहस्यवादी कल्पनाओं के असर में लिखी गई है। और इस संसार को हाँ बदलने में अविश्वास, मनुष्य के विकास में अविश्वास, संसार की भौतिक यथार्थता में अविश्वास, यह विश्वास ही रहस्यवाद के काल्पनिक विश्वासों की जड़ में रहता है। इसलिए भाग्यवाद, पराजयवाद, निराशावाद ऐसे गुण हैं जो रहस्यवाद के देवता का साथ नहीं छोड़ते। जी, यहीं पर हम बिल्कुल। लोग बात अपनी खत्म करेंगे क्योंकि लंबी बातचीत हो गई। और जी जो हम अंत में जो मैंने कहा, जो आपने सुना कि ये जी इसीलिए भाग्यवाद, पराजयवाद, निराशावाद ऐसे गुण हैं जो रहस्यवाद के देवता का साथ नहीं छोड़ते।
यही सब कुछ हाँ, वजह है बिल्कुल कि न उन्हें बिल्कुल प्रसाद बिल्कुल। पर लिखा, मुक्तिबोध को सिजोफ्रेनिक करार दिया, और तमाम ऐसे लोग जो कहीं न कहीं चीजों को अपने ढंग से समझने की कोशिश कर रहे थे, अपनी उस मानसिकता में, हालांकि एक जगह आपने जरूर कहा कि वो द्वैतवाद दिखता है मुक्तिबोध में, वो कामायनी को लेकर के, जहाँ एक जगह प्रसाद का हाँ वो समर्थन करते हैं, दूसरे जगह वो विरोध हाँ करते हैं, ये हाँ द्वैत है। हाँ और जबकि खुद वो द्वैत के अपने आप को मार्क्सवाद लगातार ऋग्वेद तक ले गए हैं, हाँ, और वही उसी में वही वो अपने आप उन्होंने ही को है। डायलेक्टिक में अपने आप को कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज जा रहे हैं, या अपने आप को कहीं ना कहीं एक तरह से में कटघरे में अपनी अपनी पूरी व्याख्या को पेश कर रहे हैं, जो द्वैतवाद उनमें नहीं, देखते हैं। वो तो है, वो तो तो द्वैतवाद है। इसको लेकर हम लोग आगे भी संवाद करेंगे। फिलहाल जो आपने समय निकाला, जी हम लोग आगे उस पर बातचीत करते हैं। जी आपने जो जी समय जी निकाला उसके लिए आभार। जी 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 नमस्कार। जी 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 नमस्कार जी।